कुछ चीजें बता दूं पहले, जब तक इसको ऑन कर दूं। चलो ऑन कर। 2022, 2021 और 2020 इसका यूपीएससी का जो पेपर था, उस यूपीएससी के पेपर के अंदर जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो हम लोग कल बात कर रहे थे ना कि हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे, है ना, उसकी जो बात कर रहे थे, इन 3 साल के अंदर एक कॉमन पैटर्न देखने को मिला था। और वो कॉमन पैटर्न की बात अगर हम लोग करें मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर वो लागू हो रहा था। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, बैठ जाओ जल्दी जल्दी बैठ। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, तो आपको कई सारे ऐसे नए क्वेश्चंस मिलेंगे जो शायद अभी टॉपिक में हम लोग ने कवर नहीं करे। 1919 तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं और आज अप्रोक्सीमेटली 1925 तक पहुंच ही जाएंगे, है ना। तो वहां तक के क्वेश्चंस इसके अंदर जो आए हैं हम लोग उसका डिस्कशन तो करेंगे, साथ ही साथ में कुछ नए क्वेश्चंस जैसे पूछ लेगा कहीं पे क्रिप्स मिशन के बारे में। ठीक है, अब क्रिप्स मिशन तो आपने पढ़ा नहीं अभी प्रेजेंट टाइम में, है ना, तो क्रिप्स मिशन जब अभी नहीं पढ़ा है आपने तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ आइडिया देके मैं छोड़ूंगा कि आप लोग क्रिप्स मिशन को कैसे तैयार करें, और जब हम आगे क्रिप्स मिशन पढ़ाएंगे आपको तब देख लेंगे कि क्रिप्स मिशन को कितना डिटेल में कहाँ तक पढ़ना और इसको डिकोड कैसे करना। फिलहाल जो पढ़ लिया उसकी डिकोडिंग आसानी से कर लेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग ने जो नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, क्रिप्स मिशन पढ़ा होगा, जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे, 1947 से भी रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जो आप लोग ने नहीं पढ़े अभी तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चंस आएंगे, मैं उसकी डिकोडिंग जरूर बता दूंगा कि आप लोग को उसको डिकोड कैसे करना है, ठीक है, और आप लोग उसको अपने हिसाब से डिकोड कीजिएगा, बाकी मैं तरीका भी बता दूंगा कैसे करना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये 3 साल मैंने इसलिए लिखी क्योंकि पैटर्न ऑफ द एग्जाम जो था वो सेम था इस समय में, लगभग 22, 21 और 20 3 साल एग्जाम का यूपीएससी का पैटर्न सेम था, मतलब इसके अंदर चेंजेस नहीं किए उन्होंने, ना तो क्वेश्चंस के लेवल पे ना क्वेश्चंस के पैटर्न पे। 2023 के पैटर्न में एकदम चेंज आया है, तो आप लोग समझिए कि 2023 के पैटर्न में जो चेंज आया है ये पैटर्न अब चलेगा 24 तक, 25 तक या 26 तक, मतलब आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो अगर 23 के पैटर्न के आधार पर भी तैयारी करोगे तो आप लोग आगे आने वाले 24-25 के एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो उस पैटर्न पे। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ एग्जाम इन तीनों का जब एक जैसा था तो आगे भी एक जैसा रह सकता है। करेंगे इसकी पूरी की पूरी डिकोडिंग करेंगे, अभी पहले थोड़ा सिलेबस और आगे कवर कर लेते हैं उसके बाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पढ़ लिया था ना,
इतिहास रॉलेट एक्ट की तो बात कर रही थी हम लोग, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक तो बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो मैंने कल आपको बताया था, भारत शासन अधिनियम, जिसके बारे में मैंने आपसे बातचीत की, तो भारत शासन अधिनियम और कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें भारत के अंदर हो रही थी जिसकी वजह से इनको भारत में रॉलेट एक्ट लाना पड़ा। रॉलेट एक्ट को पहले बता दूं अगर मैं संक्षेप में, तो काला कानून के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। काला कानून इसको क्यों बोला जाता है, क्या कारण थे और इसको भारत में लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, अगर इन सब के ऊपर चर्चा करें तो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग चलते हैं। रॉलेट एक्ट बेसिकली आपको पता है इस समय में पहला विश्व युद्ध चल रहा है, 14 से जो 18 का पूरा सेशन था, 19 में वाइंड अप हुआ था वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। ये वो समय था कि इस समय में भारत के अंदर तमाम क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही थी, और वो क्रांतिकारी गतिविधियां अभी हम लोग एक अलग से सेशन में पढ़ेंगे, सारी जो भारत में हुई हैं और जो भारत के बाहर हुई हैं, ठीक है। तो वो सारी क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ेंगे। फिलहाल ऐसी बहुत सारी गतिविधियां भारत के अंदर हो रही हैं जिसकी वजह से भारत के अंदर एक कानून लाना जरूरी है जो ऐसी गतिविधियों को रोके, ठीक है। अगर कोई क्रांतिकारी गतिविधियां सरकार के खिलाफ होगी तो सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी, बिल्कुल लेगी, कोई ना कोई कानून उसके अगेंस्ट में बना देगी, ऐसा होगा, ठीक है। तो जैसे अभी आप लोग देखोगे तो जो 3 सेक्शंस नए चेंज हुए हैं संविधान के अंदर, 3 बिल आए थे, उसको एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, प्रेसिडेंट ने भी अपना ऑथराइजेशन दे दिया, वो एक्ट बन चुके हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? हाँ, कौन से संविधान संशोधन हुए? 1860 का मैंने आपको एक बताया था जब मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा था, तो भारतीय संहिता अधिनियम वगैरह, शासन अधिनियम बताए थे कुछ, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब बता रहा था मैं आपको। तो ये अंग्रेजों के बताए हुए अधिनियम अब जाके चेंज हुए, ठीक है। तो अब आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, भारत के अधिनियम है उनको पढ़ने की जरूरत। तो इसमें एक जगह लिखा गया मॉब लिंचिंग जो है, अब उसको लेकर फांसी की सजा हुआ करेगी लोगों को, जो भी लोग होंगे, ठीक है। अब वो मॉब लिंचिंग की जो बात हो रही है यहाँ पे, वो अभी हम लोग एक देखेंगे चौरी चौरा के अंदर वो मॉब लिंचिंग है क्या, बेसिकली वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो वो मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा हो रही है, ऐसा कोई प्रावधान भारत के अंदर नहीं था अभी तक। भीड़ हत्या करते, क्या पता कौन सी भीड़ है, हमें नहीं पता कौन सी भीड़ ने हत्या करी, लेकिन अब भीड़ को उठा उठा के चुन चुन कर पकड़ा जाएगा और जो उसमें संगीन आरोपी होंगे उनको फांसी की सजा दी जाएगी। ये कुछ चेंजेस हुए, आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़ोगे इसके बारे में। बेसिकली रॉलेट एक्ट को बताने का मतलब ये कि जब कोई गंभीर अपराध बढ़ जाते हैं तो सरकार उसके खिलाफ कोई कानून लाती है। यही जो भीड़ के आरोप लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर, कि भीड़ क्या कर रही थी, सरकार के ऊपर हमले कर रही थी लगातार। सरकार ब्रिटिश सरकार है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रिटिश शोषण कर रहे हैं, इस वजह से भारतीय इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब यहाँ 17 का चंपारण सफल देख चुके हो, अहमदाबाद सफल देख चुके हो, खेड़ा भी सफल देख चुके हो, ये सारे मूवमेंट सफल हो चुके हैं। और उसके बाद में भी गांधी के अपोज में किसी भी तरीके का कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा है कि हम इसको अरेस्ट भी कर पाए। तो इन्होंने क्या करा, ऐसे तमाम क्रांतिकारियों के लिए कानून लेके आए जिसको बोला जाता था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, ठीक है। ये एक ऐसा कानून था कि पुलिस को असीमित शक्तियां दे दी गई और पुलिस को बोला गया कि आप जिसको शक के बिना पे भी अरेस्ट करना चाहते हैं तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दीजिए, भले से आपके पास में किसी भी तरीके का कोई अरेस्ट वारंट है या फिर कोई प्रूफ है उसके अगेंस्ट पे या नहीं है। लेकिन अगर आपको डाउट भी होता है किसी व्यक्ति के ऊपर तो आप उसको अरेस्ट करके जेल में डाल सकते हैं। अगर अभी प्रेजेंट टाइम में आप किसी को जेल में डालेंगे तो 24 घंटे में कंपलसरी होता है मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, होती है नहीं होती है, और वो भी आप बिना अरेस्ट वारंट के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा भी होता है। लेकिन ये लोग क्या करते थे, जिसके ऊपर डाउट होता था, डाउट क्या, बेसिकली जो लोग भी क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर इस समय इन्वॉल्व थे उन लोगों को सीधा उठा के जेल में भरा जा रहा था, ठीक है। तो जब इन लोगों को उठा के जेल में भरा जा रहा था तो इन लोग के पास में ये अधिकार नहीं थे कि ये मजिस्ट्रेट के सामने अपनी पेशी भी दे, उनको अपनी बात भी रखे। तो मजिस्ट्रेट के पास में भी ऐसा कुछ अधिकार नहीं था कि वो इन लोगों को छोड़ सके। उसके बाद में दूसरा कारण क्या होता था कि ये उसके लिए सुनवाई के लिए किसी वकील को भी नहीं अपॉइंट कर सकते थे। मतलब आपने मुझे अरेस्ट किया है तो मुझे इतनी पावर तो दीजिए मैं अपने लिए एक वकील अपॉइंट कर सकूं। तो यहाँ क्या होता था, ये किसी वकील को भी अपॉइंट नहीं कर पाएंगे।
और तीसरी चीज क्या होती थी, दलील की, जो हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब इन्हें अदालत के अंदर दलील देने का भी मौका नहीं दिया जाता था कि आप किसी भी तरीके की ऐसी दलील दें जिसके बेसिस पे हम आपको छोड़ें। तो क्या बोल देंगे इसको, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का ये नियम था। इसको गांधी जी ने काला कानून भी कहा था, है ना, और ये काला कानून इसी वजह से कहलाता था। और इस समय में जब लगातार भारतीयों को उठा उठाकर जेल में भरा जाने लगा, तो इस बात से नाराज होकर भारतीयों ने एक सत्याग्रह शुरू करने की अपील करी, जिसको हम लोग रॉलेट सत्याग्रह के फॉर्म में जानते हैं। अब देखिए, रॉलेट है, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग के बाद में खिलाफत, असहयोग, असहयोग के बाद चौरी चौरा, ये सब इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड है। मतलब एक की वजह से ही कोई दूसरा रीजन यहाँ पर खड़ा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, रॉलेट एक्ट आया, कानून आया भारत के अंदर एक ऐसा जिसने भारतीयों को बिना किसी अरेस्ट वारंट के या बिना किसी प्रॉब्लम के कि उन्होंने किसी भी तरीके का कोई संगीन आरोप किया है या नहीं किया है, बिना किसी ऐसे प्रूफ के उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता था। और जब ये चीजें बढ़ना शुरू हो गई तो इसके खिलाफ में रॉलेट सत्याग्रह का आग्रह किया गया। और रॉलेट सत्याग्रह के लीडर कौन बने, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को पता था 3 मूवमेंट्स का एक्सपीरियंस हो चुका है इस समय, और वो आंदोलन क्या थे, रीजनल थे या क्षेत्रीय आंदोलन हुआ करते थे। अब महात्मा गांधी चाहते थे पूरे भारत के अंदर एक ऐसा मूवमेंट चलाना जिस मूवमेंट के थ्रू सारे भारतीय जुड़ के अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सके। मैंने बोला था असहयोग की तैयारी चल रही है, पहले से ही चल रही थी, लेकिन बीच में अचानक से रॉलेट एक्ट आ गया। अब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह को शुरू करना इनका कंपल्शन बन गया। तो ये बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का जो कानून है, इस कानून के अंतर्गत कुछ और भी प्रावधान किए गए। उन प्रावधानों के ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो है ये देखिए, इनके प्रावधानों के ऊपर अगर एक नजर डालोगे तो एक विशेष न्यायालय को स्थापित करने की मांग की गई थी इसके अंदर, और बोला गया था एक विशेष न्यायालय को स्थापित किया जाएगा और ऐसी शक्ति इसको दी जाएगी कि ये ऐसे साक्ष्यों को भी मान्यता प्रदान कर सकता है जो कानून के अनुसार मान्य भी नहीं होते थे। अभी तक देखो गांधी यूज क्या कर रहे थे, कानून को तो यूज कर रहे थे। अंग्रेजों से अगर वो अंग्रेजों को अपने पैरों पर गिरा देते थे तो वो कानून के आधार पर गिरा देते थे कि मेरे पास तो आपका बनाया वो कानून है, ये देखो, और कानून के बेसिस पर अंग्रेज पीछे हट जाते थे कि हमने ही बनाया। इन्होंने क्या करा, रॉलेट एक्ट में इस चीज को तोड़ निकाला, और वो तोड़ क्या था कि हम ऐसे न्यायालयों की यहाँ पर कह सकते हैं डिवीजन बनाएंगे जहां पर कानून के आधार पर डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। ये न्यायालय की पावर होगी कि वो जिसको सही समझता है उसको सही समझेगा, जिसको गलत समझता है उसको गलत समझेगा। एकदम पक्षपात वाला कानून है, ना तो इसमें कोई भारतीय जज है, ना किसी भी तरीके का भारतीय फेवर का जज है। सारे जजेस भी अंग्रेजी होते थे इस समय तक, है ना, तो वो भी अंग्रेज है। अगर वो डिसीजन लेंगे भी तो भारतीयों के अगेंस्ट में ही लेंगे, क्लियर सी बात है। तो ऐसे न्यायालयों को बनाया गया जिसने भारतीयों को बिना किसी प्रूफ के सजा देना शुरू, ठीक है। इसके बाद इन न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अन्य किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। अभी क्या होता है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार गए केस को, चले जाओ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से हार गए सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ठीक है, वो भी हमारे पास ऑप्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर नहीं सुन रहा है तो प्रेसिडेंट भी एक पावर है हमारे पास में, ये सब होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या था, अगर इन न्यायालयों से आप केस हार गए या यहाँ आपकी बात नहीं सुनी गई तो आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये भी देखिए लिमिटेशन है पूरी तरीके से इनके ऊपर लगा दी गई। बेसिकली रॉलेट एक्ट को असीमित शक्तियां दे दी गई थी कि कानून बनाने का पूरा अधिकार पुलिस और प्रशासन के हाथों के साथ साथ में न्यायालय के हाथों में। अब इसके अंदर इंटरफेरेंस अगर कोई भारतीय करना चाहता है तो उसको सीधा अरेस्ट करके कि आपने कानूनी मामलों में दखल की है, उठा के सीधे जेल भेज दिया जाता था। तो आप यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं सकते थे, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें थी। आगे देखिए, जिसकी मैंने बात करी, बिना किसी वारंट के, ठीक है, आपको तलाशी ली जाती थी, आपको अरेस्ट किया जाता था और जेल में डाल दिया। वारंट वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया इन्होंने, जो कि पहले हुआ करता था, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में, ठीक है, रिट्स वगैरह जो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं उन रिट्स के अंदर है। तो इसका अधिकार भी रद्द कर दिया गया, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि सरकार किसी को भी बंदी बनाकर रख सकती थी और इसके लिए सरकार को
किसी को भी कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं थी। यही तो होता है रिट के अंदर, कारण वगैरह बताने की जरूरत तो पड़ती है ना, यहाँ पे कोई कारण नहीं बताया जाए। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे हो जो इसके कारण हैं या प्रावधान है बेसिकली रॉलेट एक्ट के, वो पूरी तरीके से वही है कि भारतीय जो आंदोलन चल रहे हैं उन आंदोलनों को सीमित करना, रोक देना। और 1919 में ही इन्होंने रॉलेट एक्ट क्यों लाए? कारण क्योंकि अब इन्हें विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता नहीं चाहिए। खत्म हो गया ना विश्व युद्ध, 19 में पायलअप हो रहा है पूरी तरीके से, और 19 के अंदर पायलअप में भारतीयों की सहायता नहीं चाहिए। अगर ये रॉलेट एक्ट 17 में लाते, 16 में लाते, तो भारतीय सहयोग नहीं करते किसी भी तरीके से, और विश्व युद्ध में इन्हें भारी नुकसान हो जाता। तो 1919 में इनका लाने का मतलब ये था, वो एग्रेशन, वो गुस्सा जो ये लोग 4 साल से भारत के अंदर भारतीयों के द्वारा झेल रहे थे। ठीक है, तो उसका परिणाम था जिसकी वजह से रॉलेट एक्ट भारत के अंदर आया। ठीक है, जब रॉलेट एक्ट भारत के अंदर आया तो बेसिकली सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स भारतीय थे उनको अरेस्ट करने की इसके अंदर प्लानिंग की गई थी। अब जो गांधी हैं, मैंने बोला पहले समझदार व्यक्ति हैं, उनको पता है कहाँ पे क्या चीजें करनी है, तो उन्होंने यहाँ पे भी किसी भी तरीके की कोई ऐसी कार्रवाई की कोशिश नहीं की, न ऐसी कोई अपील की कोशिश करी कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध जाए या रोड पे आने को। उन्होंने सिंपल सा एक फिर चिट्ठी और लेटर प्रशासन को लिखा और उन्होंने बोला हम परमिशन चाहते हैं भारत के अंदर एक आंदोलन या सत्याग्रह करने। और वो सत्याग्रह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नहीं है, वो सत्याग्रह सिर्फ और सिर्फ किसके विरुद्ध है? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध है। रॉलेट एक्ट के जो प्रावधान है, जो गलत प्रावधान आ गए हैं, हो सकता है गलती से आ गए हो, हम उन प्रावधानों के बारे में आवाज उठाना चाहते हैं अभी। ठीक है, तो गांधी तो अपनी चिट्ठी लिख के चले गए आगे, और उन्होंने क्या बोला? रॉलेट सत्याग्रह को हम यहाँ से लॉन्च करना चाहते हैं। ठीक है, गांधी की समझदारी देखिए, अभी भी जब भी यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई लीडर जो अगेंस्ट में बोलना शुरू भी कर देगा अगर ब्रिटिशर्स के, वो तुरंत जेल में जाएगा। गांधी इस समय भी जेल नहीं गए। ठीक है, और इसके लीडर हैं रॉलेट सत्याग्रह के सबसे बड़े लीडर हैं, इस समय में भी अभी तक जेल नहीं गए जब उन्होंने आंदोलन को शुरू कर दिया। ठीक है, रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के बाद में बेसिकली यहाँ पर ये सब चीजें आप लोग देख लेना, इसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया वगैरह है अलग अलग तरीके से। इसके विरुद्ध बेसिकली जो सत्याग्रह शुरू हुआ, उस सत्याग्रह को इसी के विरोध में शुरू किया गया था। 24 फरवरी 1919 ये ऑफिशियल डेट है जिस डेट में पहली बार गांधी जी ने रॉलेट बिल के विरोध में बंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। गांधी जी सभा लगाया करते थे। गांधी जी ये नहीं बोलते थे कि हम आ जाओ हमारे पास में, हम एक आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करने के लिए हम जा रहे हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध जा रहे हैं। गांधी जी क्या करते थे? कभी धार्मिक सभा लगा दिया करते थे, कभी सामाजिक सभा लगा दिया करते थे, और ऐसी सभाओं में तमाम लोगों को इन्वाइट करते थे अपने प्लेस के ऊपर, जैसे आश्रम वगैरह जो भी वो बनाया करते थे, और वहां पे इन्वाइट करके लोगों से उनकी राय पूछते थे। आप बताइए आपके अनुसार रॉलेट बिल क्या है, आपके अनुसार क्या है? तो सारे लोग अगर बोल रहे हैं कि ये गलत है, और फिर उनसे बोल दिया कि आप सब लोग हम एक सत्याग्रह करने जा रहे हैं, हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे, तो सारे लोग हाँ भी भर देते थे अगर, तो गांधी जी सत्याग्रह को फिर पूरी तरीके से लोगों के साथ में मिलकर चलाया करते थे। ठीक है, तो रॉलेट सत्याग्रह के बारे में यहाँ पर जो भी समर्थन मिला वो किस किस लोगों के द्वारा मिला और सत्याग्रह कैसे भारत में पॉपुलराइज हुआ उसके बारे में देख लो। यहाँ पर जो आंदोलन को समर्थन मिला वो पीजेंट होम रूल लीग के युवा सदस्य, जो होम रूल लीग अभी हम लोग ने पढ़ी थी पीछे पूरी की पूरी, उस होम रूल लीग की ब्रांच बनी थी जिसको बोला जाता था पीजेंट होम रूल लीग। पीजेंट होम रूल लीग बेसिकली किसके लिए? किसानों की सभा थी, ये पूरी की पूरी किसानों की कमेटी थी। मतलब किसानों ने होम रूल लीग की अपनी एक प्रॉपर पूरी की पूरी क्या बना ली थी? संस्था बना ली थी, जिससे भारत के बहुत सारे युवा सदस्य वहां पे जुड़े हुए थे। तो इस पार्टी ने पूरा समर्थन किसको दिया? सत्याग्रह को। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होम रूल लीग का प्रभाव भारत के ऊपर 17 तक तो रहा पूरी तरीके से। हमने कहा था ना 17 में एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया था, 18 में तिलक चले गए थे अपना केस लड़ने के लिए वहां पर। तो यहाँ तक तो होम रूल लीग का अच्छा प्रभाव है, यहाँ के नेताओं का भी अच्छा प्रभाव है, इसलिए 1919 तक भी होम रूल लीग बची हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं होम रूल लीग समाप्त हो गई है, संस्था बन गई, कुछ ना कुछ लोग जुड़े रह गए, उसके साथ में 10-20 साल तक तो संस्था को रन कराते ही, इम्पैक्ट कम जरूर हो गया था। ठीक है, इसमें जो है जमुना दास, जो नाम यहाँ बेसिकली जो लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट नाम है जिन्होंने होम यहाँ पर इस सत्याग्रह का समर्थन किया था खुल के आगे। ठीक है, और जिन्होंने अपोज किया था वो भी पूछा जाता है कि किन्होंने सत्याग्रह का, रॉलेट सत्याग्रह का अपोज किया था, जिन्हें लगता ही नहीं था कि रॉलेट सत्याग्रह गलत है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो शंकर लाल बनर्जी भी है इसके अंदर, कुंवर सोभानी भी है, और
और नहीं बनते। ये सारे वो नेता हैं जो इसके अंदर शामिल थे और सत्याग्रह को लीड करने के लिए गांधी जी के साथ में आकर जुड़ते हैं। ठीक है, इस समय के और बड़े लीडर्स जिनकी हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे कौन थे? इस समय के और बड़े लीडर्स, अगर इसी इरा की बात करें तो इस समय के और बड़े लीडर्स जिसकी हमने कल के क्लास में भी चर्चा की थी, कौन है? दो नाम बताओ कोई बड़े, जो सबसे बड़े लीडर्स इस समय। सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े लीडर बन के उभर चुके हैं। ठीक है, तो वो क्या समर्थन देंगे? सत्याग्रह को समर्थन देंगे? गांधी के साथी थे, बिल्कुल सही बात है। तो गांधी जी के साथी हैं तो गांधी जी का ही मूवमेंट है, समर्थन देंगे। और बड़ा नाम क्या बताया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताया। देंगे इसको समर्थन या नहीं देंगे? वो भी गांधी जी के पूरी तरीके से सहयोगी थे, इसको समर्थन देंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे ये दोनों नाम नहीं लिखे हैं तो आप लोग ये लॉजिक लगा सकते हो कि कौन समर्थन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। ठीक है, अब जो लोग नहीं देंगे उनका नाम बता सकते हैं क्या आप लोग? जो लोग इस सत्याग्रह को समर्थन नहीं देंगे कि रॉलेट एक्ट जो बना है उसके विरुद्ध में एक सत्याग्रह चलाया जाएगा, गांधी उसको लीड करेंगे, ऐसे मूवमेंट को हम लोग समर्थन नहीं देंगे क्योंकि हमें नहीं लगता कि रॉलेट एक्ट बिल्कुल गलत है। ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? सर मोहम्मद अली जिन्ना इसमें देंगे समर्थन? मोहम्मद अली जिन्ना बोला ना मैंने, अभी तक अच्छे हैं, अब तक अच्छे हैं। 1927 आया था क्या अच्छे? ठीक है, तो आप फेवर में ले सकते हो गांधी के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, किसी ने नाम बोला कि बाल गंगाधर तिलक, आपने बोला, तो आपको क्या क्यों लगता है बाल गंगाधर तिलक गांधी का अपोज करेंगे या सत्याग्रह में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? कारण कोई बताओ। अगर इन्हें लगता है कि बाल गंगाधर तिलक होंगे, अपोज कर रहे होंगे, तो ये बिल्कुल सही लगता है, करेक्ट है। हाँ, गरम दल और नरम दल के नेता थे वो आइडियोलॉजी के बेसिस पे। लेकिन मैंने अभी 1916 में एक चीज बताई थी आप लोगों को, क्या बताया? कि एक मर्जर हो गया था गरम दल और नरम दल के नेताओं में, और दोनों के मर्जर के बाद में ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो थे वो खत्म हो चुके थे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक इस बेसिस पर नहीं अपोज करते हैं कि ये हम गरम दल के नेता, हमारी आइडियोलॉजी अलग है और हम गांधी का समर्थन क्यों करें। नहीं, ऐसा नहीं। वो इसलिए कर रहे थे अपोजिशन, पहली बात तो उन्हें लग रहा था बिल सही है, बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैंने क्या बोला? बाल गंगाधर तिलक 1914 के बाद जब जेल से छूट के आए थे तो वो ऐसे किसी भी आंदोलन में सक्रिय नहीं होना चाहते थे जिसकी वजह से उन्हें फिर से जेल में जाना पड़े। बोला था ना, बताया था मैंने। और ये आंदोलन कुछ वैसा ही दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर साफ साफ लिख दिया गया है कि अगर आपने जरा सी भी हरकत करी तो तुरंत उठा के जेल में डालते हैं। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपना स्पष्ट रवैया सामने रख दिया कि मैं तो इस बिल का समर्थन करता हूँ। दूसरा रीजन, पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन, होम रूल लीग जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई थी, उनको ये लगा कि होम रूल लीग का गलत तरीके से प्रयोग करके महात्मा गांधी सत्याग्रह को चलाना चाहते हैं क्योंकि हमारे सारे होम रूल लीग के मेंबर किसमें जुड़ेंगे जाके? सत्याग्रह में जुड़ेंगे जाके। इससे होम रूल लीग जो अभी तक प्रभावी रूप से भारत में चल रही थी, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक फिर से होम रूल लीग को स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा? होम रूल लीग नहीं चल पाएगी सत्याग्रह की वजह से, क्योंकि सारा टेंशन कहाँ चला जाएगा? रॉलेट सत्याग्रह पे चला जाएगा, और इससे बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग रुक जाएगी या एनी बेसेंट की होम रूल लीग रुक जाएगी। दूसरा कारण ये था कि होम रूल लीग के समर्थन या सहारा जो भी वो आगे बढ़ाना चाहते थे उसके बीच में क्या आ रहा था? रॉलेट सत्याग्रह आ रहा था। तो ऐसे आंदोलन का दूसरा रीजन है, समर्थन नहीं करना चाहते थे। ठीक है, लिखित बातें बता रहा हूँ, अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, साफ साफ जो लिखी है किताब में वही बात बता रहा हूँ। तो ये था। ठीक है, तीसरी तरफ अगर हम लोग देखें कि एनी बेसेंट भी इसका पार्ट थी, जो बाल गंगाधर तिलक बोल रहे हैं कि रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट सही है, तो वो समर्थन एनी बेसेंट भी कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको भी होम रूल लीग की चिंता है कि होम रूल लीग ने एक बड़ा आंदोलन भारत में खड़ा किया और उनकी चिंता ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उनकी चिंता भी वाजिब है। क्यों? क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह की वजह से अगर होम रूल लीग का मूवमेंट रुका या होम रूल लीग अगर कमजोर पड़ी तो होम रूल लीग इस समय में कम से कम 1 लाख मेंबर्स बना चुकी थी। 40,000 तो मैंने बताया था, लेकिन अगर 1919 तक चले आओ तो 1 लाख मेंबर्स हो चुके थे और वो मेंबर्स पूरे भारत में रोटेट कर रहे थे भारत को सुशासन दिलाने के लिए। तो उनको क्या लगता था? होम रूल लीग एक बड़ी चीज है,
क्योंकि ये भारत को आजादी दिलाने की बात कर रही है। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट सत्याग्रह क्या है? सिर्फ एक एक्ट के विरोध में ही तो प्रदर्शन है। तो हम रॉलेट सत्याग्रह को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तो उनकी सोच भी सही थी। अगर आप उस रवैये से देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है किसी तरीके के। लेकिन यहाँ पर आकर जितने भी बड़े लीडर्स थे उन्होंने आगे समर्थन जरूर दिया, लेकिन ये दो लीडर्स हैं जिन्होंने आगे इसका अपोज भी किया था कि रॉलेट सत्याग्रह में हम समर्थन नहीं देना चाहते। उसके मैंने कारण आपको बता दिए, इस वजह से नहीं देना चाहते थे। ठीक है, आंदोलन को समर्थन, और जिन्होंने नहीं दिया वो भी मिला। उसमें तो एनी बेसेंट भी कुछ नहीं होंगे। हाँ, एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक के साथ। ये दो ही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। सामान्य कारण देख लीजिए। सामान्य कारण बेसिकली खिलाफत और प्रथम विश्व युद्ध जो हम लोग देख रहे हैं इस समय में, युद्ध में तुर्की की हार के सवाल पर। अब ये खिलाफत आंदोलन भी तो इसी समय भारत में शुरू होने वाला है। लगातार बात चल रही है इस समय खिलाफत चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि तुर्की के अंदर जो खलीफा बैठा करते थे उनकी पोस्ट को खत्म कर दिया गया था। खलीफा इस्लाम के प्रतिनिधि होते थे, जो पूरे विश्व में इस्लाम के प्रतिनिधि के फॉर्म में जाने जाते थे। अगर खलीफा ने अपनी कोई बात बोल दी तो इस्लामिक कंट्रीज या इस्लाम मानने वाले जितने भी लोग हैं वो सब उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पास बाद में क्या हुआ? तुर्की की हार हो गई और तुर्की में खलीफा बैठे करते थे। तो बोला गया कि तुर्की के अंदर डेमोक्रेसी लेके आओ, सेकुलरिज्म लेके आओ और खलीफा वाली पोस्ट खत्म करो। इसके विरोध में पूरे विश्व के अंदर प्रदर्शन होना शुरू हुए कि भारत के अंदर भी इससे रिलेटेड एक प्रदर्शन हुआ जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? खिलाफत आंदोलन के फॉर्म में जानते हैं। इसके भी नेता क्योंकि अंग्रेजों से नाराज हैं तो वो अंग्रेजों के कानून के भी विरोध में होंगे। तो ऐसे कौन नेता थे? और जो खिलाफत से जुड़े हुए थे वो नाम है अब्दुल बारी और डॉक्टर एम.ए. अंसारी। ठीक है, जैसे ये मुस्लिम नेता थे, इन्होंने गांधी जी के साथ शामिल होकर यहाँ पे खिलाफत जो भी खिलाफत आंदोलन है उसके साथ में रॉलेट सत्याग्रह को जोड़ने की भी बात की। ठीक है, तो ये चाहते थे कि इस तरीके की चीजें यहाँ पर आंदोलन के विरोधी के फॉर्म में अगर बात करें कि इस आंदोलन को विरोध कौन कौन लोग कर रहे थे, दो लीडर्स तो मैंने आपको बताया नाम के फॉर्म में। ठीक है, उदारवादी नेताओं ने आंदोलन का विरोध किया। ठीक है, जैसे अभी आपने बोला कृष्णपाल कि उदारवादी और गरम दल के जो नेता थे उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था। उदारवादी नेता और जो गरम दल के नेता थे उनमें डिफरेंस का जो एक क्राइटेरिया था वो यही था कि वो वायलेंस नहीं चाहते थे और वो वायलेंस के बेसिस पे आजादी लेने को तैयार थे। तो यहाँ उदारवादी नेताओं को ऐसा लगा करता था कि अगर रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया तो इसके अंदर भारतीयों के ऊपर हिंसा होगी और अच्छे तरीके से हिंसा होगी। मतलब या तो जेलों में भरे जाएंगे, जेलों में भरने के बाद लाठीचार्ज इनके ऊपर किए जाएंगे और तमाम तरीके की हिंसा इनके ऊपर की जाएगी। तो ऐसे हिंसात्मक रवैयों से बचने के लिए उदारवादी नेता इससे दूर हो गए। वो नाम कौन है इस समय? वो नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, डी.बी. वाचा, टी.बी. सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री, ये लोग खुलकर विरोध करते थे इस चीज का कि हम लोग आंदोलन के समर्थन में नहीं आ सकते। ठीक है, तो उदारवादी नेताओं ने इसका समर्थन नहीं किया। और चौथा पॉइंट वही है एनी बेसेंट और अन्य के बारे में। ठीक है, इन्होंने अधिनियम के विरोध में कुछ बोला ही नहीं क्योंकि इनको लगता था अधिनियम ठीक है। ठीक है, और अधिनियम में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। इनके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, कोई गलती करता है तो उसको जेल होनी चाहिए। ऐसा आप इस चीज को ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो भी थी चीजें इसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो ऐसा तो नहीं हुआ कि इनके रोकने या ना रोकने की वजह से आंदोलन आगे नहीं बढ़ा। आंदोलन तो आगे बढ़ा और रॉलेट सत्याग्रह एक बड़ा कारण बना जिसकी वजह से आगे चलकर जो कुछ लीडर्स को डर था कि हिंसात्मक चीजें होंगी वो हुआ। ठीक है, हुआ। क्योंकि देखिए सब लीडर्स की एक आइडियोलॉजी होती है, सब अपने हिसाब से सोचते हैं। गांधी जब इस मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व थे तो उनको ऐसा नहीं लगा था कि अंग्रेज इस हद तक गिर सकते हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला, अंग्रेज गांधी के दोस्त भी थे उस समय तक, और गांधी अगर अंग्रेजों से बातचीत करते थे, कोई भी किसी भी तरीके का कानून पारित करना चाहते थे तो उसका एक ना एक रिजल्ट निकालते थे, बैठ के चर्चाएं होती थी, तब जाकर कोई भी चीजों के ऊपर आंदोलन हुआ करते थे। ये चीज गांधी जी के नजर में या फिर आइडियोलॉजी में बिल्कुल भी नहीं थी कि अंग्रेज ऐसी कोई घटना भी अंजाम दे सकते हैं जिस घटना को हम लोग आगे चल के जलियांवाला बाग के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल सत्याग्रह का विस्तार हुआ। गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था, उसको पहला सत्याग्रह बिल्कुल मत मानिएगा जो हम लोग कल पढ़ रहे थे। कौन सा? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाला, तो चंपारण सत्याग्रह जो हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वो सत्याग्रह को आप सत्याग्रह बिल्कुल मत मानिएगा। पहली बार सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल यहीं पे हुआ था। ठीक है, वो था जरूर सत्याग्रह, लेकिन हम उसको सत्याग्रह के फॉर्म में मानेंगे नहीं। ठीक है, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था रॉलेट सत्याग्रह।
इसमें गांधी जी ने अखिल भारतीय सत्याग्रह पूरी तरीके से विरोध था। बेसिकली विरोध का कारण यही था कि रॉलेट एक्ट को विरोधी नीति के फॉर्म में इसलिए रखा गया था कि अगर रॉलेट एक्ट भारत के अंदर पारित हो गया, जो कि पारित करके इन्होंने भेजा था, अगर ये भारत के अंदर प्रभावी हो गया तो प्रभावी होने के बाद आम नागरिक जो हैं उनका जीना मुहाल कर दिया जाएगा भारत के अंदर। और ये अंग्रेज जो अभी पकड़ थोड़ी थोड़ी वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने हमारे ऊपर छोड़ी थी, ये वापस से इस पकड़ को मजबूत कर लेंगे। इस वजह से इसका विरोध करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इस बात को गांधी जी समझते थे। ठीक है, हड़ताल, यहाँ पर सत्याग्रह के विस्तार के लिए हड़ताल की गई। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार हड़ताल ही था। ठीक है, अहिंसा के बाद में अगर बात की जाए तो क्या हड़ताल। ठीक है, 30 मार्च को निर्धारित किया गया था ये सब चीजें, लेकिन टलते टलते कहां तक पहुंच गई, 6 अप्रैल तक। और 6 अप्रैल को राष्ट्रीय अपमान दिवस भी घोषित किया गया था। क्वेश्चन आया था एक बार कि कौन से दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये 6 अप्रैल का दिन था जिसको राष्ट्रीय अपमान दिवस घोषित किया गया था। भारतीयों के अपमान की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अवज्ञा, जो अवज्ञा की बात करोगे ना, सभी ने अवज्ञा भी देखेंगे आगे चल के हम लोग। तो अवज्ञा का मतलब ना मानना, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, मतलब जो भी कानून आप हमारे ऊपर लागू करना चाहते हैं ऐसे कानून को हम लोग नहीं मानेंगे। और दूसरी तरफ अगर हमको विरोध करने के लिए अपने साहित्य या फिर न्यूज़पेपर या जो भी प्रिंटिंग प्रेस का सहारा लेना पड़ेगा, हम उसके थ्रू भी तमाम लेख लिख के आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें डिसाइड हो रही है कब, 6 अप्रैल से इस दिन डिसाइड हो रही है गांधी जी की गिरफ्तारी। अब ऑप्शन मिल गया ना अंग्रेजों को। अब तो पता था कि गांधी बोल के अब कानून के अगेंस्ट में जा रहे हैं, और कानून तोड़ने के दौरान आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते थे। ये तो लिखा हुआ है रॉलेट एक्ट के अंदर। तो रॉलेट एक्ट के तहत इन्होंने क्या करा, गांधी जी को यहाँ पर जाकर अरेस्ट कर लिया। गांधी जी निकले थे बंबई की यात्रा पे इसको और विस्तार करने के लिए। उसी दिन क्या हुआ, यहाँ पर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। गांधी जी को अरेस्ट करते ही, क्योंकि गांधी मेन लीडर हैं इस सत्याग्रह के, अगर मेन लीडर को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो जनता क्या होगी, या तो पूरी तरीके से इधर उधर भटक जाएगी क्योंकि उसके पास एक लीडर नहीं है इस आंदोलन को चलाने के लिए, या फिर जनता उग्र हो जाएगी। यही तो होगा, जनता उग्र हो सकती है। लेकिन इस मूवमेंट को, इस सत्याग्रह को चलाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और लीडर्स थे, क्योंकि गांधी जी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि ये लोग मुझे अरेस्ट जरूर करेंगे क्योंकि मैं कानून के विरोध में जा रहा हूं। तो इन्होंने कुछ लीडर्स अपॉइंट किए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पंजाब की बात करेंगे। ठीक है, पंजाब ये आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया था एक तरीके से, क्योंकि यहाँ के सबसे ज्यादा लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, पंजाब के लोग। तो पंजाब के अंदर इन्होंने 2 लीडर्स चुने, जो अगर मैं अरेस्ट भी हो जाऊं या मैं कल को ना रहूं तो आप लोग इस आंदोलन को कंटिन्यू करना। जिनमें 2 नाम थे, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, ये 2 लीडर्स हैं जिनको गांधी जी अपॉइंट करके गए थे पंजाब के अंदर कि अगर कल को मैं ना रहूं तो आप लोग मेरे बाद में इस आंदोलन को चलाएंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस आंदोलन के विरोध में जब ये लोग आकर खड़े हुए तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे गांधी जी को अरेस्ट किया गया था उसी तरीके से पंजाब प्रशासन ने सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को भी अरेस्ट कर लिया। ठीक है, और जब ये दोनों अरेस्ट हुए तो इन दोनों की आजादी के लिए पंजाब के लोग लगातार कोशिशें कर रहे थे। कैसी कोशिशें, एक तो वो आंदोलन करने रोड पर नहीं निकल सकते थे, अगर वो रोड पे निकलेंगे आंदोलन करने तो उनके ऊपर रॉलेट एक्ट लागू हो जाएगा। भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते थे, धाराएं लगी हुई थी उनके ऊपर, संगीन आरोप की धाराएं लग जाएंगी उनके ऊपर अगर वो भीड़ इकट्ठी करेंगे। तो वो अगर करें तो करें क्या, ऐसा मसला उन लोगों के सामने आकर खड़ा हुआ कि हम अपने लीडर्स को कैसे छुड़ाएं। लीडर्स को कानूनी कार्रवाई के थ्रू छुड़ाना तो इम्पॉसिबल है इस समय, क्योंकि इन्होंने रॉलेट एक्ट का उल्लंघन किया था। और रॉलेट एक्ट का उल्लंघन करने के बाद में ऐसा नहीं कि आपको 1-2 दिन में बंदी रख के छोड़ दिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई चलेगी आपके ऊपर, पनिशमेंट दी जाएंगी, सजाएं दी जाएंगी, ये सब चीजें थी। तो इस समय के कुछ लोगों ने ये बात डिसाइड करी, यहाँ की जनता ने ये डिसाइड करी कि हमारा एक त्योहार आ रहा है बैसाखी का। ठीक है, और डेट थी 13 अप्रैल। 13 अप्रैल की डेट थी, बैसाखी का त्योहार था।
और बैसाखी के त्यौहार के अंदर जैसा कि आज के समय में हम लोग देखते हैं, बैसाखी मकर संक्रांति ये जो त्यौहार होते हैं इसके ऊपर जो भी है खिचड़ी का महोत्सव भी जो भी होता है, और बाद में मेले वगैरह भी लगते हैं, है ना। खाई होगी सबने खिचड़ी खाते हैं। हाँ, तो ये जो महोत्सव होता है इस महोत्सव के अंदर मेले लगते हैं, और ये बेसिकली त्योहार किसका है? पंजाब का है ना। पंजाब की संस्कृति का एक त्योहार है, तो पंजाब के अंदर तो हर जगह मेले देखने को मिलते हैं। तो लोगों ने ये चीज डिसाइड करी कि 13 अप्रैल का दिन क्योंकि मेला होगा, उस मेले के अंदर हम लोग एक बात कर लेंगे और भीड़ इस बात को डिसाइड कर लेगी कि बेसिकली इन दो लीडर्स को छुड़ाना कैसे, क्योंकि हमारे पास बहाना भीड़ इकट्ठा करने का नहीं है, आंदोलन का नहीं है, लेकिन हम मेले में तो सब जा ही सकते हैं, तो मेले में ये सब चर्चाएं हो सकती हैं। अब मेले के अंदर क्योंकि बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, और जैसा गांधी जी भी मानते थे कि अंग्रेज इनके ऊपर तो अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। अगर युवा सारे एक जगह इकट्ठे हैं किसी आंदोलन के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है, इनके ऊपर तो अटैक नहीं करेंगे। 13 अप्रैल 1919 की बात है जब सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद में ये लोग ये चर्चा कर रहे थे। चर्चा बेसिकली हो भी रही थी, नहीं हो रही थी, इसके प्रमाण भी कुछ अभी तक हमें नहीं मिले हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आदेश मिला और लोगों तक कुछ मुखबिरों ने ये बात पहुंचा दी जो भारतीय मुखबिर होते थे, ठीक है। आप देखोगे कई सारे भारतीय मुखबिर भी ऐसे होते थे जो भारतीय होके भी अंग्रेज थे। कौन है ये? मैकाले पुत्र थे, ठीक है। ये वही थे मैकाले पुत्र जो कहीं ना कहीं जो मैकाले चाहता था वो बन चुके थे आइडियोलॉजी से, और जान मतलब अपनी जान देने को तैयार थे अंग्रेजों के लिए। तो ये वो भारतीय थे क्योंकि इनको अंग्रेज फायदा देते थे, खरीद के रखा हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने कुछ जाकर वो खबरें पहुंचा दी कि यहाँ पर आंदोलन से रिलेटेड बातें हो रही हैं और जिन लीडर्स को अरेस्ट किया गया उनको छुड़ाने की चर्चाएं हो रही। ये चीज यहाँ पर जाकर बोली गई। तो फिर जब ये चीज वहां पर जाकर बोली गई तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि जलियांवाला बाग जो है, जलियांवाला एक प्लेस है जहाँ पर एक बाग है, बड़ा सा ग्राउंड था, बहुत भारी ग्राउंड था। उस ग्राउंड में चारों तरफ मेला लगा हुआ था, मेले के बीच में एक बड़ा सा कुआं था, ठीक है। उस कुएं के अंदर भी जो है बेसिकली आप देखेंगे तो पानी वाली जैसी चीज नहीं थी, सूखा कुआं पड़ा हुआ था, ठीक। उस ग्राउंड के जो थे 2 गेट थे बेसिकली। एक मेन गेट था जहाँ से सारे लोग एंटर करते थे, और एक पीछे से जो चोर गेट नहीं होते हैं जगह छोटे छोटे वाले, है ना, तो उस तरीके का पतला सा छोटा सा गेट था। उस गेट को लॉक करवा दिया, पहले ही ताले वाले पड़वा दिए थे कि यहाँ से कोई बाहर ना निकल पाए। रास्ता क्या बचा? सिर्फ एक मेन गेट का रास्ता बचा। अब उस मेन गेट से निकलने के लिए वहां पर जगह क्यों नहीं बचेगी? क्योंकि पूरी की पूरी अंग्रेजी प्रशासनिक सेना जो है वो आगे सामने खड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 नाम लूंगा आपके सामने, और दोनों नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो 2 नाम है जिन्होंने जलियांवाला हत्याकांड बाग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिनको माना जाता है कि यही लोग हैं जिनकी वजह से जलियांवाला बाग हुआ। एक जनरल डायर और जनरल ओ'ड्वायर, ठीक है। ये 2 नाम हैं, क्योंकि नाम मिलते जुलते हैं इस वजह से कंफ्यूजन होता है। जनरल डायर और जनरल ओ'ड्वायर, ठीक है, ये 2 नाम हैं। इन 2 नामों को अगर हम लोग देखें कि इन लोगों का रोल क्या था, तो पंजाब के जो गवर्नर था उस समय, जो पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था देखता था, उसका नाम था जनरल ओ'ड्वायर, ठीक है। क्या नाम था? जनरल ओ'ड्वायर। लेकिन उसने आदेश दिया था जनरल डायर को कि जाकर तुम गोलीबारी कर दो इनके ऊपर। आदेश दिया कि भीड़ जितनी भी है उस भीड़ को वहां से हटाने के लिए, क्योंकि ये लोग रॉलेट एक्ट का क्या कर रहे हैं? विरोध करने की बात कर रहे हैं, और सत्याग्रह को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और नेताओं को छुड़ाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर जाकर गोलीबारी कर देना, अगर आपको लगे अगर भीड़ आपके ऊपर अटैक करे, आप पहले तो जाके भीड़ को वहां से भगाना, नहीं भागे तो इनके ऊपर अटैक कर देना सीधा जाकर, ठीक है। अब वो पहले से ही भारतीयों से नाराज रहा करते थे, ये सारे के सारे जो अधिकारी थे उनको दिखा करता था इस तरीके से सारी चीजें। ये एक इमेज है जो आप लोग को साफ साफ नहीं दिख रही होगी क्योंकि नहीं दिखाई गई है, ठीक है। ऐसे आपत्तिजनक चीजें नहीं दिखाई जाती, लेकिन एक आइडिया देने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके सामने इसको लाया गया है। यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने जिस मेन गेट की बात करी वो मेन गेट यहाँ पे था। उस गेट से इन तमाम फोर्स ने एंटर किया, ठीक है। जनरल डायर के पूरे नेतृत्व में इस फोर्स ने एंटर किया। सबके पास में राइफल्स थी, बंदूकें थी, और यहाँ पर एक निहत्थी भीड़ है
जो सिर्फ एक मेले को अटेंड करने आई है, जिसके अंदर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, महिलाएं भी हैं और फिर और युवा लोग भी थे। ठीक है, अब जलियांवाला बाग की बाउंड्रीज इतनी ऊंची थी कि उससे ऊपर कूद के जाना भी इम्पॉसिबल था। ठीक है, काफी ऊंची ऊंची बाउंड्रीज चारों तरफ रहा करती थी। तो जैसे ही इन्होंने एंटर किया, मेन गेट बंद करके इनके ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी, क्योंकि भारतीय किसी आंदोलन या किसी युद्ध या लड़ाई के लिए तो आए नहीं थे वहां पर। सिंपल एक मेला अटेंड करने आए थे, एक अपने त्योहार को मनाने आए थे, या फिर अगर उन्हें लगा तो थोड़ा बहुत डिस्कशन भी कर लेंगे, ऐसी चर्चाएं कर लेंगे, इसके लिए आए थे। किसी के ऊपर कोई हमला करने नहीं आए थे। तो ये सब नियत थे, इनके पास कोई हथियार नहीं थे। जब गोलीबारी शुरू की गई तो जो बच के भाग पाया वो बच के भागा, लेकिन भागने के लिए उन दीवारों पर जब वो चढ़ा करते थे तो दीवारों पर चढ़ने के फॉर्म में दिखता है, कई सारे ऐसे निशान दिखते हैं जो हाथों के निशान है, जिससे खून लगा हुआ है दीवारों के ऊपर, कि वो चढ़ने की कोशिश करते थे, फिर गिरते थे, फिर चढ़ने की कोशिश करते थे, तो उनके हाथों के निशान उसके अंदर छपे हुए थे। आप अभी जलियांवाला बाग देखोगे तो ऐसी निशानियों को संभाल के रखा गया है अभी भी, जिससे हमें याद रहे कि लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं आज़ादी के लिए। तो वो चढ़ते थे, दीवार तक जाते थे, और दीवार से जो लोग ऊपर चढ़ पाते थे वो अगर कूदते भी थे तो उस पार जाके गिर के मर जाते थे, क्योंकि दीवार बहुत ऊंची थी। जो इधर से गिरते थे वो इधर ही मर जाते थे। बचे हुए लोग जिनको कुआं दिखा, कुएं में कूद गए, कुआं सूखा था, कूदने की वजह से इसमें गिर के कई सारे लोग मर गए। ठीक है, प्रोटेक्ट करके इसको रखा गया पूरी तरीके से। ठीक है, इस कुएं में गिर के भी लोग मर गए। ठीक, इसके बाद में जो लोग ग्राउंड में घूम रहे थे नियत के तौर पर, उनके ऊपर तो अंधाधुंध गोलीबारी हो ही रही थी। अब इसके अंदर बच्चे भी मारे गए, उन्होंने ये भी नहीं देखा, छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, उन्होंने ये भी नहीं देखा, महिलाएं भी हैं यहाँ पर, बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, बिना किसी को देखे सोचे समझे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, और फायरिंग के बाद में इतने सारे लोग यहाँ पर मारे गए। जब यह हत्याकांड हुआ तो इस हत्याकांड के बाद में लगभग पूरा विश्व हिल चुका था, और विश्व जब हिल चुका था तो इस बात को लेकर ब्रिटिशर्स की लगातार क्रिटिसिज्म पूरी दुनिया में होना शुरू हुआ। जब ये क्रिटिसिज्म होना शुरू हुआ तो इन्होंने तुरंत क्या बोला कि हम एक कमेटी बनाते हैं, आप लोग परेशान ना होइए, कि जलियांवाला बाग में अगर जनरल डायर की गलती है तो हम जनरल डायर को पनिश करेंगे, बिल्कुल पनिश करेंगे। इन्होंने इसके लिए एक कमेटी बनाई, कौन सी? हंटर कमेटी, जिसको हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। अब ये वाला जो हंटर आयोग है वो शिक्षा वाला नहीं है, वो किसके लिए? जलियांवाला बाग की जांच समिति के नाम से जाना जाता है। तो जब ये कमेटी बनाई गई तो इस कमेटी के अंदर बोला गया, हाँ कुछ भारतीय मारे जरूर गए, लेकिन उन भारतीयों की संख्या मुश्किल से 349 अप्रॉक्स इन्होंने बताया। 379। ठीक है, कितनी बताई? 379 इन्होंने संख्या बताई भारतीयों की है जो मारे गए। ठीक है, लेकिन ये जो संख्या थी ये बताई गई गलत थी, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया। इन्होंने बोला इतने लोग तो नहीं मारे गए, अगर आगे संख्या गिना रहे हो तो वहां हमने मरे हुए लोगों को देखी है, लाशें देखी हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग, इतने कम लोग नहीं थे जिनकी संख्या है। कांग्रेस ने बोला हमें एक कमेटी बनाने दो, और हम कमेटी बना के फिर जांच करेंगे। और इन्होंने ये बात कहते हुए सिर्फ इस पे नहीं रुके कि 389 लोग ही मारे गए, इन्होंने बोला कि मारे गए लोग वो थे जिन्होंने हमारे ऊपर हमले किए थे, तभी हमें उन्हें रिवर्स में राइफल से मारना पड़ा, वरना ये सब हमको मार देते, ऐसा इन्होंने दिखाया। और उसके अंदर साफ साफ जनरल डायर को बचा लिया कि जनरल डायर की इसके अंदर कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक कानून है, और वो कौन सा कानून है कि हम अपने प्रोटेक्शन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी हथियार चला सकते हैं, अगर हमारी जान के ऊपर आती है, होता ना, तब हमें जाके एक परमिशन भी मिल जाती है, कह सकते हो आप सो ग्रांटेड, कि हम अपने आप को बचाव भी कर सकते हैं अदालत के अंदर जाके। तो जनरल डायर इसी बेसिस पे बच गए। उनको लगा कि जनरल डायर को अगर हमने पनिश कर दिया तो ये बेसिकली वही चीज़ हो जाएगी कि ब्रिटेन भारतीयों के सामने झुक गया, है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी। जनरल डायर को ना सिर्फ यहाँ से, लेकिन एक चीज़ की गई थी, एक चीज़ ये की गई थी, क्योंकि भारतीयों में बहुत विरोध था जनरल डायर के अगेंस्ट में, तो जनरल डायर से क्या बोला गया कि आप भारत छोड़कर तुरंत इंग्लैंड चले। तो इन्हें भारत से बुला लिया गया, और भारत से जब ये इंग्लैंड पहुंचे तो इनको प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, प्रोत्साहित किया गया, इनको अवार्ड्स दिए गए, इनको पूरी तरीके से इंग्लैंड के अंदर सम्मानित किया गया। इनको सम्मानित करने के साथ साथ में जो आज के आप भारत रत्न वगैरह देखोगे यहाँ पे, वहाँ का इंग्लैंड रत्न भी मिला हुआ है इनको, अगर आप इसके अंदर देखो। और वो किस लिए मिला था? नियुक्ति भीड़ को मारने के लिए, उनकी हत्याएं करने के लिए। इस बात से गांधी और गुस्सा हो गए। इस समय ये वो समय था कि जलियांवाला बाग के बाद में अगर इन्होंने किसी लीडर्स को रख लिया तो भारतीय बोले भाड़ में गया रॉलेट एक्ट।
अब गया बाढ़ में, अब आएगी भीड़ रोड पे, और रोड पे आ गई थी भीड़ पूरी की पूरी। अब हमें चाहिए पूरी तरीके से अपना सम्मान वापस, और इन लोगों की जो हत्याएं हुई हैं उससे रिलेटेड हमें पूरी की पूरी तरीके से न्याय चाहिए। तो इन्होंने तुरंत गांधी को रिहा करा, बोले अब गांधी रोक पाएगा इन लोगों को, हम नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। गांधी जी को रिहा करा, गांधी जी आए, और गांधी जी ने आकर भी बोला कि मुझसे माउंटेन की मिस्टेक हो गई। जो बोला ना उन्होंने कि पर्वत के रूप की बड़ी सी जो मिस्टेक है वो मुझसे हो गई, वो उन्होंने पता क्यों बोला था? वो उन्होंने बोला था मैंने रॉलेट सत्याग्रह क्यों खड़ा किया, इस वजह से बोला, क्योंकि उन्हें इस बात का गिल्ट था कि अगर वो रॉलेट सत्याग्रह नहीं खड़ा करते तो शायद जलियांवाला बाग नहीं होता। लेकिन इस बात से गांधी अनजान थे कि जलियांवाला बाग जैसी चीज कोई हो सकती है जिसके अंदर इतने मासूम भारतीय मारे जाएंगे। लेकिन जब जलियांवाला बाग हुआ, गांधी जी ने इसको बोला ये मेरी माउंटेन के बराबर मिस्टेक हो गई मुझसे, और मैं रॉलेट सत्याग्रह को तुरंत वापस लेता हूँ। गांधी जी आए, उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह को वापस लिया। वापस लेने के बाद तमाम भारतीयों से अपील की और अंग्रेजों से ये बोला कि मुझे एक कमेटी बनाने का अधिकार दिया जाए, कांग्रेस को एक कमेटी बनाने का अधिकार दिया जाए जो इससे रिलेटेड रिसर्च या सर्च जो भी करनी हो वो करे। कांग्रेस की कमेटी बनी, जलियांवाला बाग इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। जलियांवाला बाग इंक्वायरी कमेटी जो बनी उसके अंदर गांधी से रिलेटेड या सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे तमाम मेंबर्स भी आपको दिखेंगे, कुछ ब्रिटिशर्स भी दिखेंगे उसके अंदर जो इसके मेंबर्स थे। इन मेंबर्स ने अप्रॉक्स जो संख्या की थी वो कितनी 1600 के अप्रॉक्स इन्होंने माना कि इस यहाँ पर 1600 लोगों की हत्या की गई है, ठीक है। जो अगर आप देखो कि 1/4 इन लोगों की रिपोर्ट के हिसाब से था, है ना। 400 लोग भी इन्होंने नहीं गिनाए उसे, लेकिन एक्चुअल में वो संख्या 1600 अप्रॉक्स थी। और इसमें इंजर्ड व्यक्तियों को अलग रखा गया है, ये सिर्फ हत्या किए गए लोगों की संख्या थी 1600 लोग। तो आप सोचो एक जलियांवाला बाग या तो एक सिटी होता, हम मान लेते 1600 लोगों को एक सिटी में मार दिया जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन एक बाग है, छोटा सा, कितना बड़ा होगा अगर हम बहुत बड़ा भी मान लें, उस बाग के अंदर एक मैदान के अंदर 1600 लोग कलेक्ट हैं और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करके उनको मार दिया जाता है। तो इस बात से पूरा भारतीय तबका जो था वो नाराज था जलियांवाला बाग से। इन्होंने तुरंत एक कमेटी बनाई और उस कमेटी बनाने के बाद में उसमें आदेश पारित किए कि हमने जो रॉलेट एक्ट लिया है हम तुरंत वापस लेते हैं। इसका क्या असर हुआ? उन्होंने क्या करा? तुरंत रॉलेट एक्ट वापस लिया, क्योंकि रॉलेट एक्ट अगर अभी भी कंटिन्यू हुआ तो जलियांवाला बाग से लोग पहले से ही बहुत गुस्सा है और ये आंदोलन बहुत तूल पकड़ जाएगा। और ये आंदोलन अगर बहुत तूल पकड़ गया तो अंग्रेज मुश्किल से भारत के अंदर कहीं निकल कर फ्रीली घूम पाएंगे, क्योंकि भारतीय चुन चुन के मारना शुरू कर दिए थे इस समय। और गांधी जी की भी नहीं सुन रहे थे, अरे हिंसा हिंसा हटाओ नहीं, कुछ नहीं। अभी तो जहां अंग्रेज दिखेंगे वहां मारेंगे, और अंग्रेज के फॉर्म में उन्हें गोरा दिख जाता था मार देते भारतीय, ठीक है, उन्हें दिख जाता था वो मार दिया था। ऐसी तमाम चीजें ऐसी आई हैं और उन लोगों को तो चुन के जरूर मारा जो मैकाले पुत्र हुए, ठीक है, उन्हें तो क्योंकि उनकी वजह से ये घटना हुई। अंग्रेज तो बुरे हैं ही, तुम भारतीय हो गए कैसे बुरे हो गए? तो ऐसे लोगों को चुन, तो जब ये सब होना शुरू हो गया भारत के अंदर तो तुरंत इन्होंने इसके ऊपर रिवर्स एक्शन लिया और बोले हम रॉलेट एक्ट को वापस लेते हैं। सत्याग्रह खत्म हुआ जैसे ही वैसे इन्होंने रॉलेट एक्ट वापस ले लिया। रॉलेट एक्ट वापस लेने के बाद आंदोलन रुक गए, थोड़ा हल्का पड़ गया, लेकिन गांधी जी ने यहाँ से एक बात सीख ली और एक बात एक्सेप्ट भी कर ली कि ब्रिटिशर्स किसी के दोस्त नहीं हो सकते। अभी तक मैंने इनसे जो भी दोस्ती कायम की थी, जो भी किया था, जैसे कुछ लोग आरोप लगाते हैं ना महात्मा गांधी तो ब्रिटिशर्स के दोस्त थे, ठीक है, तो वो कब तक थे? तब तक थे जब तक जलियांवाला बाग जैसा इंसिडेंट नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों से समर्थन मिलकर भारतीयों की मदद हो रही थी। तब तक गांधी उनके दोस्त हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गांधी को जैसे ही जलियांवाला बाग दिखा, गांधी ने बोला कि अंग्रेज किसी के दोस्त नहीं हो सकते और ये बहुत निर्दयी लोग हैं, इन लोगों पे हम किसी भी तरीके कोई भरोसा नहीं कर सकते। अब उन्होंने सीधे सीधे असहयोग आंदोलन को यहाँ से शुरू करने की बात करना शुरू कर दी और कांग्रेस के हर सेशन में जाकर बोला करते थे कि असहयोग आंदोलन को पारित किया जाए, ठीक है। लेकिन असहयोग पारित हो उससे पहले भारत के अंदर क्या शुरू हो गया? खिलाफत आंदोलन। चलते हैं थोड़ा, ये घटनाक्रम वगैरह जो भी है ये सब चीजें मैं नोट्स दे दूंगा, आप लोग को पढ़ लीजिएगा। फिलहाल स्टोरी समझानी जरूरी थी आपको, वो आप लोग समझ गए, समझ के आगे पहुंच गया हो जब आपको थोड़ी देर के लिए, है ना, घूम आए होगे जलियांवाला बाग, कोई बात नहीं, टूर लेके चलते हैं ना जलियांवाला बाग पे, टूर लेके चलते हैं सभी लोग, चलो वहां पर उससे रिलेटेड एक
पूरा का पूरा वो कॉन्फ्रेंस भी कराएंगे और नहीं ऐसी जो प्लेसेस है ना हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत जरूरी है क्योंकि आप जिस फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो ना अगर आप उसको लाइव देख लेते हो ना तो लाइव देखने के बाद वो चीज छप जाती है दिमाग में और फिर वो नहीं निकलेगी कभी है ना। तो ऐसा सिर्फ जो जलियांवाला बाग तो देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको वहां देख के वो फीलिंग वो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी इतनी ज्यादा आपके अंदर मजबूत हो जाएगी कि आप उससे उभर नहीं पाओगे कभी। कोई भी अगर उसके अगेंस्ट में या कोई भी ऐसी विपरीत बात भी अगर करेगा तो फिर आप लोग तैयार रहोगे आओ सामने ऐसा वाला ठीक है। तो वो नेशनलिज्म की ऐसी आइडियोलॉजी आपके अंदर बढ़ जाएगी क्योंकि वहां पे आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आप लोग ये सोच के जा रहे हो कि हम एंजॉय करेंगे मस्ती करेंगे ये वो नहीं हो पाएगा। वहां पे आप अंदर घुसते ही आपको जो है इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और वो ऐसे हो जाएंगे कि आप लोग वहां पर अपनी आंखें नम लेकर घूमोगे हर जगह है ना क्योंकि अभी सुनते सुनते मैंने आप लोग की शक्लें देखी सब लोग की उतर चुकी थी ऐसा हालत हो चुका था मेरी पढ़ाते पढ़ाते जो है शक्ल ऐसी हो गई थी है ना उस इंसिडेंट को पढ़ाते हुए ऐसा जब हो जाता है कि हम लोग इमोशनल फील करते हैं ऐसी चीजें जब होती हैं तो जब आप उस प्लेस पे फिजिकली जाकर बैठोगे देखोगे उस कुएं को देखोगे जहाँ पे लोग गिर के मरे होंगे उन दीवारों के निशान देखोगे जो आज तक हैं वहां पर है ना तो यहाँ की दीवार की नहीं है तो ऐसा नहीं तो यहाँ के वहां जब आप देखोगे ये सब आपके अंदर नेचुरली डेवलप होगा तो आप वहां पे जाकर ये सब नहीं कर पाओगे। हाँ और जगहों पे चलना जैसे रेजिडेंसी एक जगह बताई है ना तो रेजिडेंसी में आप घूम फिर सकते हो वहां पर आराम से आप चाहो तो किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च भी कर सकते हो ठीक है। हटाओ पीछे तुम लोग उड़ा जाएंगे मतलब ये जा सकता है ना कोई ऐसा बटन दबाया क्या अब सही है सर तुम लोग तो पहले ये तो पढ़ गए पैटर्न तोड़ी जाएगी बाइक है तो मैं कहता था इतनी बैठ नहीं बोला ईट नहीं खेला लगा हम लोग ईट पे कहाँ ये सारी चीजें घोषणा पैन से कर दो एक बार उसकी बता दो चलो भाई आराम से इसके बाद बाकी अजंता एलोरा वगैरह जो है ये भी प्लेसेस बहुत अच्छे हैं विजिट करने और ये सांस्कृतिक इतिहास है जो लोग बेसिकली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर बहुत पूछा जाता है और आर्ट एंड कल्चर जब आप लाइव देखते हो ना जाके कि हाँ ये कल्चर था ये डांस फॉर्म थी ये संस्कृति किस तरीके की नहीं बोल रहा है कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया इन्वर्टर खुला है ना हाँ खुला और जबरदस्त
चलाऊंगा डंकी तो बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। कौन कह रहा है डंकी को नहीं चला? आगे वो कह रहे हैं क्या मैंने देखनी सलाह अरे एनिमल को चला लो साहब एनिमल को चला तुम्हें बनाओगे कुछ नहीं चलो देखो, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के ऊपर आते हैं। बेसिकली 1919 से 22 का दौर है जिसके अंदर इन दोनों आंदोलनों को हम लोग को देखना है, पढ़ना है। अब ये 1919 से 22 के अंदर जो ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट में भारतीय लगातार विरोध कर रहे थे, चाहे वो रॉलेट एक्ट हो, चाहे वो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया हो, या फिर भारत के अंदर उनकी जो भी नीतियां भारतीयों को दबाने की रही हो, या तुर्की के प्रशासन को खत्म करने की रही हो, उन सब के अगेंस्ट में कई सारे भारतीय एक जन आंदोलन चाहते थे, जो शायद जलियांवाला बाग के बाद में रॉलेट सत्याग्रह तो नहीं बन पाया, है ना। लेकिन इस जन आंदोलन को जब लोग यहाँ पर समर्थन देते तो गांधी बार बार एक बात लोगों के सामने रख रहे थे, और वो बात क्या थी कि हम लोग असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। असहयोग का मतलब अंग्रेजों का किसी भी तरीके से कोई समर्थन ना करना, ठीक है। ना करने का मतलब समर्थन, ना आप राजनीतिक फॉर्म में उनका समर्थन करेंगे, ना आप आर्थिक फॉर्म में उनका समर्थन करेंगे। लेकिन भारतीयों से ये अपील अभी बिल्कुल भी नहीं की गई है कि आप ब्रिटिशर्स की गुड्स का बहिष्कार कर लो, नहीं की गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कब की जाएगी? जब हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, तब की जाएगी। अभी क्या किया जा रहा है? राजनीतिक रूप से इनको पूरी तरीके से साइड कर दिया जाए, और आर्थिक रूप से भी कर सकते हैं आप लोग, वो आपको पता है कैसे करना है। कर मत दो, टैक्स मत दो, या आर्थिक रूप से किसी भी तरीके से आप इनको रोक सकते हो, ठीक। अब ये आंदोलन जब भारत के अंदर शुरू हो रहे हैं, उससे पहले जो तुर्की वाला केस है जिसकी मैंने बात की अभी, क्योंकि विश्व युद्ध के अंदर इंग्लैंड खड़ा हुआ था तुर्की के अगेंस्ट में, और कई सारे कंपाइलेशन है, जब आप लोग वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा अगर मैं आपको, तो उसके अंदर देखेंगे दो पार्टीज का अलग अलग, जिसमें से एक पार्टी को लीड कर रहा है इंग्लैंड, एक पार्टी को लीड कर रहा है ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे जो लीड कर रहा था वो टर्की था, ठीक है, तुर्की का जो रीजन था। अब ऑटोमन एम्पायर वहां पे हार गया, इंग्लैंड वहां पे जीत जाता है। ऑटोमन एम्पायर वही शक्तिशाली एम्पायर है जिसकी शुरुआत में हम लोग ने बात की थी, जिसने रोमन एम्पायर का वहां पर एंड करके अपना एम्पायर डेवलप किया था। और वो इंपॉर्टेंट एम्पायर इसलिए भी है क्योंकि उसी एम्पायर से निकलकर आप लोग देखोगे भारत में बाबर आकर के भी वंशज यहाँ पर आके देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑटोमन एम्पायर को जब वहां पर खत्म किया गया और बोला गया कि ऑटोमन एम्पायर के बाद में वहां पर समाप्त होकर क्या आ जाएगा, अब वहां पर सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट, बेसिकली मतलब सब धर्मों को वहां पर समान तरीके से देखा जाए, ये कॉन्सेप्ट वहां पे लागू किया जाएगा। सब धर्मों में वहां पर अब जो मेजोरिटी है वो बेसिकली मुस्लिम मेजोरिटी है। दूसरी की बात करें तो वहां पर ज्यूज है और क्रिश्चियन है, मतलब इन मेजोरिटी को जो है बेसिकली ये मेजोरिटी कभी भी वहां की माइनॉरिटी को ना दबाए, इस वजह से सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को लाया गया। साथ ही साथ में बोला गया कि यहाँ पर डेमोक्रेसी लाई जाए, ठीक है। अब डेमोक्रेसी सिद्धांत नहीं है, अगर आप रूलिंग डायनेस्टी को देखोगे भारत के अंदर या विश्व के अंदर जितने भी अंपायर हुए, उन अंपायर के अंदर ज्यादा भरोसा लोग किस पे करते थे? मोनार्की पे करते थे, ठीक है। जितने भी आप देखोगे मोनार्की के ऊपर मतलब राजशाही के ऊपर ज्यादा भरोसा होता था, और राजशाही के अंदर खलीफा क्योंकि प्रतिनिधित्व करता था राजशाही का, अगर डेमोक्रेसी आ गई तो खलीफा की पोजीशन खत्म हो जाएगी, ये डर था वहां के लोगों को। तो तुर्की के अंदर यही किया गया कि वहां पर एक ट्रीटी साइन कराई गई जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सेस के नाम से जाने जाते हैं, अभी आगे दिखाऊंगा आपको, और ट्रीटी ऑफ सेवरेस के नाम से जाना जाता है। दो ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी ऑफ सेवरेस में ये बात बोली गई थी कि सेवरेस की ट्रीटी खलीफा की पोजीशन को ही समाप्त कर देगी, ये लिखा गया था वहां पे, और तुर्की को एक गणतंत्र राज्य बना देगी, और तुर्की के पास में जो असीमित शक्तियां हैं उन शक्तियों को रोक दिया जाएगा। आज के समय में जो सऊदी में मक्का मदीना देखते हैं आप लोग, मक्का मदीना के जो आर्थिक पूरी तरीके से रिवेन्यू का कलेक्शन किया जाता था वो तुर्की के द्वारा किया जाता था। जितने भी सी रूट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल आसपास के सी रूट पे किस पे रहता था? तुर्की का रहा करता था। इन सारी चीजों को प्रतिबंधित कर दिया गया तुर्की के ऊपर, और तुर्की से बोला गया कि आप अपनी टेरिटरी में सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे। तो तुर्की के ऊपर ही अत्याचार था एक तरीके से, इकोनॉमिक बेसिस पे भी उसको रोक दिया गया, और पॉलिटिकल शक्तियां भी उससे छीनी जा रही थी, क्योंकि इस्लामिक शक्ति है, इसलिए भारत के अंदर विरोध हो, ठीक है। अब भारत के अंदर विरोध के फॉर्म में क्या शुरू किया गया?
खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के अंदर नाम आता है अली ब्रदर्स का, ठीक है। अली ब्रदर्स, अली बंधु के नाम से जो जाने जाते हैं, कौन कौन है? मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो नाम जिन्होंने खिलाफत आंदोलन को भारत के अंदर एक जन आंदोलन बनाने की अपील करी, और इस अपील में मुस्लिम लीग के लीडर्स ने इनका सहयोग भी किया, ठीक है। और सहयोग करके ये एक अच्छी लीग बनी, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना, और इसने आंदोलन अपना शुरू कर दिया था 1919 के अंदर ही। अभी 1919 से जो आंदोलन चल रहा था, इधर अपील क्या चल रही है कि भारत के अंदर असहयोग आंदोलन भी चले। गांधी ने जब जलियांवाला बाग हो गया तो 1920 में इस अपील को भी मनवा लिया कांग्रेस से कि भारत के अंदर असहयोग आंदोलन चलेगा, असहयोग आंदोलन चलेगा। इस अपील के साथ साथ में ये अपील भी मनवा ली कि असहयोग आंदोलन किसके साथ में चलेगा? खिलाफत आंदोलन के साथ में चलेगा। क्योंकि गांधी यहाँ एक आइडिया लगाते हैं, वो लगाते हैं हिंदू मुस्लिम एकीकरण का। उनको पता है कि मुस्लिम आंदोलन है, खिलाफत पूरा का पूरा, भारत की पूरी जनता खिलाफत से जुड़ी हुई है। अगर हम इसके साथ में असहयोग आंदोलन को जोड़ दें तो हमें पूरा मुस्लिम पॉपुलेशन मिल जाएगा जो असहयोग के साथ में कार्य करेगा। तो गांधी जी ने यह आइडियोलॉजी लगाई साथ में, तो इसको मिला लिया उन्होंने साथ में, और इस आंदोलन को दोनों को मिला के साथ में चलाने की बात करी, ठीक है। वही 1920 की बात है अप्रोक्स, जब ये आंदोलन पूरी तरीके से सक्रिय हो गया भारत के अंदर। ये आंदोलन चल रहे थे भारत के अंदर। इन आंदोलन के चलते चलते एक घटना हो जाती है। एक घटना ये है 1 अगस्त 1920 क्या हुआ था? बताओ। असहयोग आंदोलन ऑफिशियल रूप से पारित किया गया पहली बात तो, और असहयोग आंदोलन उसी दिन खिलाफत आंदोलन के साथ में जुड़ा था, दोनों आपस में जुड़े थे। ये चीज़ तो आपको पता होगी नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये वो दिन है जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जब हुई तो सारे के सारे जितने समर्थक थे बाल गंगाधर तिलक, अब आप लोग देख रहे हो बाल गंगाधर तिलक क्या लीडर है। मैंने अभी तक जितनी भी आपसे बातें की उसमें सब में नाम आ रहा है, वो व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक। ऐसे व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाए, चाहे वो आकस्मिक मृत्यु हो या कोई हत्या कर दे या फिर स्वतः ही मृत्यु अगर हो भी जाए, तब भी लोग दुखी होते हैं और दुख में कहीं ना कहीं अपने इमोशन जाहिर करते हैं। ऐसा होता है जब कोई बहुत बड़ा लीडर मरता है, ऐसा होता है। तो बाल गंगाधर तिलक अपनी मौत नहीं मरे थे, ऐसा नहीं था किसी ने उनकी हत्या वगैरह की थी, लेकिन फिर भी लोग नाराज थे, गुस्सा थे, और इस बात से काफी ज्यादा आहत थे कि हमारे एक सबसे बड़े जो प्रतिनिधित्व थे वो अब दुनिया में नहीं है। तो लोग गुस्सा में रोड पे निकल गए इसी एंगर के अंदर, ठीक है। अब इस एंगर का बहुत जीता जाता है एग्जाम्पल अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा, जब आप लोग छोटे छोटे से रहे होंगे, बड़े ज्यादा नहीं हुए होंगे, तो बाल ठाकरे जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। बाल ठाकरे समझते हैं आप कौन है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर देखा है, और वो लीडर हैं बाल ठाकरे जिनकी एक बात के ऊपर पूरा महाराष्ट्र नहीं जानता था अगर वो व्यक्ति एक बात बोल दिया करता था। उनकी मृत्यु जब हुई थी तो लोगों ने दुकानें कारखानों तक में आगियां लगा दी थी, और ऐसा नहीं था किसी ने उनको मारा होगा कुछ होगा, लेकिन जनता अपना इमोशन जाहिर करती है जब उसका कोई बड़ा लीडर या फिर लगता है हमारे सर से खान चला गया, ऐसा जब होता है तो वो इमोशंस होता है। ऐसा इमोशंस होती है वो बाल गंगाधर तिलक है, और जब वो उनकी मृत्यु होगी तो लोगों ने कैसे जाहिर किया होगा। तो सारे लोग रोड के ऊपर निकल आए, और रोड के ऊपर निकल के उन्होंने गुस्सा किससे? अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों की वस्तुओं को जहां अंग्रेज दिखते थे उनके ऊपर आक्रमण करना, ये सब चीजें शुरू कर दी। इधर खिलाफत का जुलूस चल रहा है, वो तो चल ही रहा था। खिलाफत के जुलूस में जाकर ये दोनों लोग आपस में मिल गए, और यही वो डेट है जिस दिन घोषित कर दिया गया कि हम लोग अब असहयोग और खिलाफत दोनों को साथ में चलाएंगे। सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन कुछ भारतीय लोगों ने इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए, और वो अगेंस्ट में खड़े होने का कारण पहले तो जो अगेंस्ट में खड़े हुए कि खिलाफत और असहयोग को एक साथ नहीं चलाना चाहिए, ऐसा कुछ लीडर्स मानते थे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कभी नहीं चाहता था कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन साथ में चले। कारण बताया कोई? क्यों? लीडरशिप नहीं रहेगी, नहीं रहेगी तो कारण नहीं हो सकता। मोहम्मद अली जिन्ना को अभी आप एक अच्छा व्यक्तित्व के तौर पे समझिएगा, उसी हिसाब से आंसर दीजिए। ये मत लेना थाई गदान कोई इस वजह से ऐसा हुआ होगा, कोई कारण होगा इसके पीछे जिसलिए मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद में एक नाम और अगर मैं ऐड करूं, गांधी जी के बहुत क्लोज और जो हमेशा गांधी जी का समर्थन करते हैं, ठीक, कौन? वो थे राजेंद्र प्रसाद।
वो भी नहीं चाहते थे कि ये दोनों आंदोलनों को साथ में मिलाया जाए। ऐसा क्यों? कारण ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना और राजेंद्र प्रसाद कभी नहीं चाहते थे कि एक धार्मिक आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन के साथ में मिले। उनका कहना यह था सामाजिक आंदोलन में धर्म नहीं आना चाहिए और खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन है। जब इस धार्मिक आंदोलन को आप इस आंदोलन के साथ में जोड़ोगे तो आपने मुस्लिम जनता को तो ले लिया, लेकिन खिलाफत आंदोलन को जो नहीं समझ पाई हिंदू जनता है वो तो जुड़ेगी आपके साथ आगे, वो तो हट जाएगी। जैसा हमने स्वदेशी आंदोलन में पढ़ा था ना, गणेश उत्सव शुरू कर दिया गया था या गंगा स्नान राखी बांधना ये सब हुआ था ना, तो इससे मुस्लिम जनता हट गई। वो बोली हम क्यों इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये धार्मिक आंदोलन है ना। इसी तरीके से जब आप खिलाफत को जोड़ दोगे इसके साथ में तो फिर हिंदू जनता हटना शुरू हो जाएगी। लेकिन गांधी इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाएगी, साथ में सब लोग मिलकर अगर लड़ेंगे एक साथ में तो ये आंदोलन और ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन नो डाउट बहुत पावरफुल आंदोलन के फॉर्म में चला। गांधी की जो मंशा थी वो बहुत क्लियर तरीके से जा रही थी, लेकिन गांधी जी के साथ में क्योंकि लोग जो थे, जितने भी लोग थे, चाहे वो खिलाफत से जुड़े हुए हो, चाहे वो आपके असहयोग से जुड़े हुए लोग हो, 1922 में क्या हुआ? 1922 में वहाँ का जो तुर्की का बेसिकली आप कह सकते हो जो खलीफा के प्रतिनिधित्व के फॉर्म में जो राजा आते थे उनका नाम था पाशा। ठीक है, पाशा ने क्या करा, वहां पर खुद घोषित कर दिया कि हम लोग लोकतंत्र को अपना लेंगे। इस बात से नाराज हो गया भारत के, और भारत के लोग ने बोला अब कोई तरीका नहीं है कि हम खलीफा को वापस लाए, हमारा खिलाफत आंदोलन भारत में कितना भी चला ले नहीं सफल हो सकता। तो खिलाफत आंदोलन से कुछ संगठन के लोग निकले, उन संगठन में वहां पर इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोला जाता था। आज के समय में उसका मतलब कुछ और है, लेकिन खिलाफत आंदोलन से निकले हुए लोगों को भी क्या बोला गया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग। अब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग थे, आरएसएस दो है, एक मुस्लिम भी है और एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी है। आज के समय में भी भारत में, उस समय में भी था। तो वहां से कुछ लोग निकले, इन्होंने बोला जब खिलाफत पूरी तरीके से भारत में चल ही नहीं पाएगा तो क्यों ना अंग्रेजों के ऊपर अब अत्याचार शुरू किया जाए। ठीक है, हिंसात्मक रवैया, और 2-3 साल से आंदोलन चला ही रहे, कोई फायदा तो मिल नहीं रहा है, तो ये लोग पहुंच गए चौरी चौरा। अब आती है चौरी चौरा की घटना। पूछा गया था एक बार चौरी चौरा के अंदर इन्वॉल्व कौन लोग थे, क्या वो असहयोग दल के लोग थे या खिलाफत दल के लोग थे। ठीक है, तो इसके अंदर जो इन्वॉल्व लोग थे वो ज्यादातर कौन थे? खिलाफत दल के लोग थे, जिन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया हुआ था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हिंसा का भी सहारा लेंगे। इन्होंने जाके वहां पर चौकी के ऊपर हमला किया। चौरी चौरा कहाँ पड़ता है पता है ना? गोरखपुर के अंदर उत्तर प्रदेश का जो रीजन चौरी चौरा वहां पर पड़ता। ठीक है, तो ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन बेसिकली चल ही रहे थे। इसके बाद में अचानक से एक चीज आती है। कब आती है, कहाँ आती है, कहाँ से? हाँ, देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, 4 फरवरी को कई सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ ना, स्वयंसेवक संघ के लोग जो थे, कई सारे लोग यहाँ पर हुए। ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और इन्होंने वहां पे भीड़ इकट्ठा कर उन पुलिस कर्मियों के ऊपर अटैक किया। कुछ लोगों को हथियार के थ्रू मारना शुरू किया और कुछ लोगों को पीट कर वहां पर मार दिया गया। ठीक है, अब ये कितनी भीड़ थी कि इसके अंदर माना जाता था कम से कम 300 से 400 लोग अप्रोक्स गए थे जो उस चौकी के ऊपर अटैक करते। ठीक है, इस चौकी पे अटैक करने के बाद में जब इनके ऊपर अंदाजों गोलियां चलाई जाती हैं, कई सारे लोग जो यहाँ पर मारे जाते हैं, अप्रोक्स 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर मार दिए गए, जिसमें 4 नागरिक थे, सामान्य नागरिक, जिनकी हत्या कर दी गई थी। अब इस घटना से महात्मा गांधी इतना ज्यादा आहत हुए, उन्हें लगा था कि ये एक हमारे पास मौका है कि हम अहिंसात्मक रवैये से पूरी तरीके से असहयोग आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं और बहुत पावरफुल मूवमेंट चल भी रहा था, सारी चीजें ठीक चलेंगी, लेकिन खिलाफत तो नहीं चल पाएगा ना, असहयोग ही चल पाएगा, क्योंकि खिलाफत ऑप्शन ही नहीं बची। वहां पर संध्या वंध्या साइन होकर तुर्की खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से। तो खिलाफत वाले लोग क्यों जुड़े रहे थे? वो अपने आप को गुस्सा जाहिर करने के फॉर्म में कहाँ पहुंच गए? चौरी चौरा पहुंच गए और इन्होंने चौरी चौरा पे अटैक किया। अटैक करने के बाद गांधी की प्रतिक्रिया यही थी कि मैंने हिंसात्मक रवैये को कभी भी किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने ऐसे तमाम लोगों के बारे में जो भी, क्योंकि बोले अगर ये जलियांवाला बाग के लिए मुझे बुरा लगा तो मुझे चौरी चौरा के लिए भी बुरा लगेगा,
भले से इसके अंदर भारतीय नहीं थे, कुछ भारतीय भी थे इसमें जिनकी हत्या की थी, 4 सामान्य नागरिक थे, ठीक है, उनकी हत्या की गई है। तो एक मानव की हत्या का मतलब ही मेरे लिए संपूर्ण मानवता की हत्या होता है। तो उन्होंने बोला मैं ये सब सोचते हुए सत्याग्रह अपना जो है असहयोग आंदोलन वापस लेता हूँ, ठीक है। ये डेट कब है? 12 फरवरी 1922 और यहाँ पर औपचारिक रूप से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। सर एक बार फिर से बता दीजिए क्या? बातें करो। चौरी चौरा वाली घटना में ये बताया मैंने आपको, गोरखपुर के अंदर 4 फरवरी 1922 में वहां पर एक भीड़ इकट्ठा हुई, कम से कम 200-300 लोगों का मजमा था, जिसने जाकर चौकी पे अटैक किया। और उस अटैक के बाद में वहां पे जो पुलिसकर्मी थे, उन पुलिसकर्मियों को कुछ लोगों ने हथियारों से मार दिया, कुछ लोगों ने पीट कर मार दिया। ये घटना जब हुई तो इसमें 4 सामान्य नागरिक भी मारे गए जो भारतीय हुआ करते थे, ठीक है। अब जब ये घटना हुई तो इसके बाद में महात्मा गांधी इस चीज से काफी नाराज हुए, क्योंकि वो हिंसा को कभी समर्थन नहीं दिया करते थे। हिंसात्मक रवैया होने की वजह से उन्होंने क्या अपील करी और ये बोला भी उन्होंने कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें हिंसा हो गई और हिंसा को किसी भी तरीके से महात्मा गांधी सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह में हिंसा हुई तो गांधी जी पीछे हट गए, असहयोग में हिंसा हुई तो गांधी जी पीछे हट जाएंगे, अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिंसा हुई तो गांधी जी पीछे हट जाएंगे, 1942 में हिंसा हुई तो गांधी जी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। बताऊंगा क्यों नहीं हटेंगे, कारण है उसके पीछे। हिंसा को कभी सपोर्ट नहीं करते थे महात्मा गांधी, लेकिन उसके अंदर हिंसा हुई, गांधी जी उसके बाद में भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो जेल में थे, ठीक है। तो 1922 12 फरवरी में जब ये आंदोलन वापस लिया गया, तो इस आंदोलन के बाद में 2 तरीके के लोग सामने आए, और वो 2 तरीके के लोग क्या थे? एक तबका था जिसको बोला गया वो था प्रो चेंजर्स, ठीक है। प्रो चेंजर्स का मतलब ये होता है जो समर्थन करते हैं इस बात का कि असहयोग को वापस लेना ठीक था, मतलब जो गांधी जी के समर्थक थे वो थे प्रो चेंजर्स। उन्होंने बोला कि असहयोग आंदोलन को वापस लिया, ठीक करा, वरना और हिंसा बढ़ सकती थी। दूसरा तबका था नो चेंज, जिसको बोला नो चेंजर्स बोला जाता था, ठीक है। वो लोग वो थे जिनको बोला जाता था कि गांधी जी के समर्थन में नहीं आएंगे ये लोग बोलते थे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेके एक बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो गलती ये छोटी सी हिंसा के बेसिस पे आपने एक इतने बड़े आंदोलन को वापस ले लिया, जिस आंदोलन की वजह से शायद भारत आजाद हो सकता था, ये बहुत बड़ी गलती, ठीक है। लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांत को माना करते थे, और उनको ये बात पता थी बहुत अच्छे से कि अब पूरी चौरी चौरा घटना का आरोप किसके ऊपर आएगा? महात्मा गांधी के ऊपर, क्योंकि असहयोग रन कौन करा रहा है, खिलाफत रन कौन? गांधी करा रहा है। और हुआ भी ऐसा, चौरी चौरा के बाद में गांधी को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था। गांधी है नहीं बाहर, ठीक है। तो क्या हुआ, कांग्रेस में दूसरी फूट पड़ी, मैंने बताया ना कांग्रेस में 2 फूट पड़ी थी, अब दूसरी फूट पड़ी इस समय जब 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया, ठीक है। देखो बता रहा हूँ, सब इंटरकनेक्टेड है, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा, स्टोरी के फॉर्म में सब कुछ। ये है सेवरेज की संधि जो बता रहा था मैं, 1920 में जो तुर्की के साथ हुई थी, ठीक है। इसी के तहत बोला गया था कि तुर्की को पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया था, ठीक। और इसके अंदर 2-4 फैक्ट और हैं, घर जाके लिखते रहना। देखो ये है स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी से पहले ये चीज देखो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स, ठीक है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो एक है परिवर्तनवादी समूह और एक है अपरिवर्तनवादी समूह, ठीक है। परिवर्तनवादी समूह, अपरिवर्तनवादी समूह, 2 समूह डिवाइड हो गए। एक गांधी के समर्थक थे कि गांधी जो कह रहे हैं सब सही है, और एक गांधी के अपोज में आ गए कि गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत किया। यह कांग्रेस के अंदर दूसरी फूट है, ये कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। परिवर्तनवादी बेसिकली वो लोग थे जो कांग्रेस के लोग हैं, गांधी के अगेंस्ट में ये लोग बेसिकली इसलिए चले गए क्योंकि ये कांग्रेस से एक अपील कर रहे थे बार बार कि हम लोग विधान परिषद में क्यों नहीं जा रहे, हम लोग कांग्रेस के एक संगठन तो बनाए बैठे हुए हैं और जिस संगठन के पास में कानूनी अधिकार कोई नहीं, ठीक है। तो ये लोग एक चीज ये चाहते थे कि हम लोग इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़के हम लोग विधान परिषदों में जाएं, क्योंकि इलेक्शन के राइट मिल चुके हैं। 1909 में डायरेक्ट इलेक्शन होगा, अब भारतीय भी जा सकते थे परिषदों के अंदर, पता है सबको।
तो इस समय में ये लोग ये डिमांड कर रहे थे कि हम लोग परिषदों के अंदर क्यों नहीं जा सकते। तो परिषदों के अंदर जाने के लिए कुछ दल नहीं तैयार था। उन्होंने बोला हम अंग्रेजों के अंडर में जाके कार्य नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों से अपने राइट्स छीनने के लिए हैं, ये नहीं कि हम उनके अंदर जाके कार्य करें। इन लोग का कहना था जब तक हम संस्था के अंदर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ सकते। ठीक है, क्या मानना था इनका? संस्था में घुसो, घुसने के बाद में दीमक की तरह उसे चाट के खत्म कर दो, ये वाला कॉन्सेप्ट ये चाहते हैं। और बोले जब तक हमारे ज्यादा से ज्यादा भारतीय उसके अंदर नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता अच्छे से। तो ये मानते थे। इसमें कुछ लोग हैं जो ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि कौन कौन से दो समूह बटे थे जो गांधी के समर्थक और गांधी के जो समर्थक नहीं थे ऐसे लोगों में। तो ये देख लीजिए, जो गांधी के समर्थक नहीं है, जो परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तनवादी समूह जिसको बोला जाता है, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनसी केलकर, मदन मोहन मालवीय, श्रीनिवास आयंगर, विठल भाई पटेल, ये सारे वो लोग हैं जो परिवर्तनवादी समूह के अंदर थे। ये सरकार बनाना चाहते थे, कानून बनाना चाहते थे, कानूनी व्यवस्था के आधार पर काम करके विधान परिषदों में रहकर उसको चेंज करने की कोशिश करना चाहते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये थे। और इनका ये भी मानना था, एक पॉइंट इसमें ये भी जरूर ऐड करिएगा कि असहयोग आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहिए था, वो आपने गलती की है। इस वजह से इन लोगों के ये पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन निकल के आए। ठीक है, यही परिवर्तनवादी समूह है। इसके अंदर जो दो नाम ये दिख रहे हैं आपको, ये दो नाम वो हैं जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया आगे चलकर। ठीक है, ये लोग कांग्रेस से निकले और इन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाई, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी इलेक्शन लड़े, ये सब तो चाहते थे इलेक्शन लड़े। तो ये दो लीडर्स निकले और इन दोनों ने क्या बना ली? स्वराज पार्टी। अभी चलेंगे देखेंगे स्वराज पार्टी के बारे में। ठीक, फिलहाल देख लीजिए आप परिवर्तनवादी समूह जो गांधी के समर्थक हुआ करते थे। नाम लिख लिए सब? लिखते हैं, लिख मजा पैरा नहीं लिखना है, बस नाम लिखिए। आप परिवर्तनवादी समूह देख लीजिए, ये गांधी जी के समर्थक हैं सारे के सारे लोग, जिन्होंने बोला कि गांधी जी ने अगर असहयोग आंदोलन वापस लिया ठीक किया। और ये वो लोग थे जो परिषदों में नहीं जाना चाहते थे, ये इलेक्शन नहीं करना चाहते थे, ये कांग्रेस के अंदर रहकर उसी को मजबूत बनाना चाहते थे और उसको एक अपोजिशन क्रिएट करना चाहते थे भारत के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से ये लोग यहाँ पर अपरिवर्तनवादी लोग हैं। इसके अंदर जो समर्थक नेता है नाम देख लीजिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका आप फॉर्मूला पढ़ेंगे आप आगे चल के, CR फॉर्मूला। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज बहुत बड़े एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ठीक है, और ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे एक बहुत क्या करते थे, गांधी जी को जितनी भी इकोनॉमिक फॉर्म में हेल्प चाहिए होती थी, मतलब आंदोलन फ्री में तो नहीं चलता ना, आपको इकोनॉमिक कहीं ना कहीं एड चाहिए होगा ना, उसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा ना। तो जमनालाल बजाज यहाँ पर गांधी जी को समर्थन दिया करते थे मनी के फॉर्म में, कि पैसे के फॉर्म में, कोई भी आंदोलन अगर क्रिएट करना है तो उसमें इन्वेस्ट हम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनका बहुत महत्वपूर्ण नाम है, सपोर्ट रहा है गांधी जी को अंत तक। गंगाधर राव, ये सब वो नेता हैं जो अपरिवर्तनवादी समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लिखिए। ठीक है, अब देखिए आते हैं यहाँ पर स्वराज पार्टी। ठीक, स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो बेसिकली कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के फॉर्म में हुआ। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इसका नाम इसलिए रखा गया, पहली बात तो कांग्रेस की खिलाफत। ठीक है, खिलाफत का मतलब यहाँ पर वो वाली खिलाफत नहीं है, खलीफा वाली। ठीक है, यहाँ पे खिलाफत का मतलब अगेंस्ट। ठीक है, तो ये कांग्रेस के अगेंस्ट में खड़ी की गई एक स्वराज पार्टी है, इसलिए इसका शुरुआती नाम क्या था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी।
क्योंकि इसके अंदर खिलाफत आंदोलन के कुछ प्रमुख नेता भी इसके पार्ट बने थे, इस वजह से इन्होंने अपनी पार्टी का नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रखा। दोनों कारण आप इसमें समझ सकते हो। आगे चल के इसने क्या करा था, अगर आप देखोगे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी सिर्फ स्वराज पार्टी के फॉर्म में जानी जाती है ना, स्वराज पार्टी। इन्होंने आगे चल के अपना नाम चेंज कर लिया था, स्वराज पार्टी के फॉर्म में लिख लिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर के 1922 में गया में एक वार्षिक सम्मेलन हुआ था बिहार के अंदर। वहां पर 1 जनवरी 1923 को भारत में गठित एक राजनीतिक दल ये वहीं पर गठित हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता उस समय बेसिकली कौन कर रहे थे, जो 2 सदस्य स्वराज पार्टी के मैंने बताया नाम अभी कौन कौन, सीआर दास इस समय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और सीआर दास ने अनाउंस किया कि अगर कांग्रेस हमारी बात मानने को तैयार नहीं है तो हम एक अपना नया दल बना लेंगे। तो इन्होंने इसी समय 1 जनवरी 1923 को इसको अपना एक नया दल बना लिया। दिसंबर 1922 में अनाउंस हुआ और 1 जनवरी 1923 से ये एक नया दल बन गया, ठीक है। इसका गठन जब हुआ 1922 में, क्योंकि असहयोग आंदोलन का यहाँ पर एंड हो चुका था, तमाम चीजें हो चुकी थी, ठीक। उद्देश्य देख लीजिए, ये पार्टी बेसिकली चाहती है, 2 नाम वो लिख लेना, कौन कौन से, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। सीआर दास प्रेसिडेंट बने थे स्वराज पार्टी के और मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे, ठीक है। तो सचिव है और एक अध्यक्ष है, तो दोनों का नाम याद रखिएगा। इनका जो बेसिकली जो लक्ष्य क्या क्या थे, वो लक्ष्य के अंदर आपको सारे लक्ष्य को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन टारगेट्स बहुत सारी पार्टीज जो भी बनाएंगी अपनी, उनका मुद्दा क्या रहेगा, एजुकेशन को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, स्वशासन लागू करना, या भारत के अंदर अंग्रेजी जो भी टॉर्चर हो रहा है या शोषण हो रहा है उसको समाप्त करना, ये सब चीजें रहेंगी। लेकिन बेसिकली ये क्या चाहते थे, ये अपना संविधान क्रिएट करके भारत को अपने संविधान के हिसाब से लागू करना चाहते थे। भारत में प्रतिनिधित्व अपना चाहते थे, इलेक्शन लड़कर पार्टिसिपेट करना चाहते थे भारत की राजनीति के अंदर। तो ये राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत करना चाहते थे, ये इनका उद्देश्य था। और राजनीतिक रूप से हम अपने आप को तभी मजबूत कर सकते हैं जब हम विधान परिषदों या संसद का पार्ट बनना शुरू हो जाएंगे, केंद्र का पार्ट बनना शुरू हो जाएंगे, प्रांतों का पार्ट बनना शुरू हो जाएंगे। इस बेसिस पे इन्होंने इसको बनाया था और इस उद्देश्य के साथ इन्होंने इलेक्शन भी लड़े, ठीक है। अब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में भी आप लोग देखोगे कि इलेक्शन भी लड़े, ठीक है। इनके जो रवैये हैं वो रवैये भी देख लीजिए। बेसिकली यहाँ पर ये सुधार के जो भी सुधार चाहते थे, उन सुधार के अंदर कोई भी अहिंसात्मक रवैया आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अहिंसा का पालन करना है तब जाकर ये सब चीजें होंगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इनका, ठीक है। अगर ये बेसिकली जाना चाहते थे संसद के अंदर तो ये इलेक्शन के बेसिस पे जाएंगे, कानून के आधार पर जाएंगे, लेकिन वहां जाने के बाद में अगर जनता को अपने साथ कनेक्ट करके अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसा भी करनी पड़ती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो तरीके बहुत सामान्य हैं और कांग्रेस से अलग है इनके तरीके, इस वजह से ये संगठन एक अलग संगठन बन गया, ठीक है। इनके कार्य और उपलब्धियों के अंदर देख लीजिए क्या क्या कार्य हैं इनके। 1923 में केंद्रीय असेंबली बंबई और बंगाल काउंसिल में स्वराजवादी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, ठीक है। जबकि यूपी काउंसिल में उनकी संख्या नगण्य नहीं थी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि यूपी काउंसिल में भी खत्म है बोलो, ऐसा नहीं, वहां पे भी अच्छे खासे मेंबर्स इनके पास में थे। तो ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पर सिर्फ 23 में ही जो पार्टी बनी और उसने इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर अपना नाम इतना कर लिया कि उससे मेंबर्स बहुत सारे जुड़ गए आते, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, चुनावों में स्वराजवादियों की जीत ने नो चेंजर्स के मुकाबले कांग्रेस में उनकी स्थिति मजबूत कर दी। अब ये लोग कहाँ पहुंच गए थे, इलेक्शंस जीत गए। इस समय कुछ इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस के थ्रू मैंने बोला था ना हर 2 साल में मेंबर्स को चेंज किया जाता था, होता था ना, जब परिषदों के अंदर मेंबर्स को बुलाया जाता था प्रांतों के, तो क्या करते थे ब्रिटिशर 2 साल में चेंज किया करते थे। वो 2 साल के कैसे आएंगे, अब डायरेक्ट इलेक्शन से आया करते थे, चुनाव लड़के आया करते थे। पहले उनको नॉमिनेट किया जाता था, तो अब जो चुनाव लड़के आएंगे उसके अंदर तुरंत इन लोगों को मौका मिल गया और ये लोग तुरंत पहुंचे और उन्होंने जो दल बनाया था अपने पहले ही साल में सीधा का सीधा प्रांतों के अंदर पहुंच गए, मतलब विधान परिषदों के अंदर ये लोग मेंबर्स के फॉर्म में पहुंच गए। और बोला गया कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी इस समय, जिसने इलेक्शंस के अंदर जीत हासिल की थी, ठीक है। तो भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो ये चाहते थे विधान परिषदों में हो, वो विधान परिषदों में होना स्टार्ट हो गया। अब विधान परिषदों में भारतीय पहुंचना
शुरू कर गए थे इस समय में। तो स्वराज पार्टी का अगर योगदान आपसे पूछा जाए तो स्वराज पार्टी के योगदान के अंदर बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भारतीयों का जो विधान परिषदें थी या संसद था, उस संसद के अंदर डायरेक्ट जाके इन्वॉल्वमेंट हो गया। इससे पहले कांग्रेस नहीं सोचा करती थी कि हम लोग इस इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाके भी सुधार ला सकते हैं। वो लोग सिर्फ अपील के ऊपर फोकस किया करते थे, या फिर दूसरा रवैया गलत दल ने अपना लिया था, आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम आंदोलन करेंगे या हिंसा करेंगे। लेकिन तीसरा तरीका किसने निकाला? स्वराज दल ने निकाला। और स्वराज दल के इस तरीके को निकालने के बाद में कई सारे भारतीय इसके अंदर इन्वॉल्व हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ समय बाद में यहाँ पर सी आर दास की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और सी आर दास की मृत्यु के बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। जब ये ऑर्गेनाइजेशन कमजोर पड़ गया तो ये पूरी की पूरी, क्योंकि ये कमांड जो थी सी आर दास के हाथों से किसके हाथों में जाएगी? जो सचिव होगा, कौन? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के ऊपर आरोप लगाया करते थे कुछ एक्सट्रीमिज्म के लोग भारत के अंदर कि मोतीलाल नेहरू एक तो धार्मिक व्यक्ति नहीं है, उनको नास्तिक का एक तबका मिला हुआ था, वो इस तरीके के व्यक्ति हैं तो वो धर्म को किसी भी तरीके से मानते नहीं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम नहीं रहेंगे। तो उनका एक इमेज सेट थी लोगों के बीच में, बोला जाता था ये वो व्यक्ति हैं जो बीफ भी खा लेते हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति के साथ में नहीं रहेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ में लोगों ने अपना जुड़ाव खत्म कर दिया। तो स्वराज दल के जो नेता थे सी आर दास, उनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो मोतीलाल नेहरू की नहीं रही। आगे चल के स्वराज पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, और खत्म होने के बाद इनका गठबंधन वापस किसमें हो जाएगा? सब कांग्रेस में हो जाता है। तो कांग्रेस का ये दूसरा गठबंधन है जब 1928 के अंदर स्वराज दल ने अपने आप को वापस किसमें मिला लिया? पूरी तरीके से कांग्रेस के अंदर मिला लिया। हालांकि ये 1923 से ही कांग्रेस के साथ मिलकर कार्य जरूर करते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को कांग्रेस से हमेशा अलग रखा हुआ था। ऑफिशियली इन्होंने कब मिला लिया अपने आप को? 1928 में, क्योंकि मोतीलाल नेहरू को ये बात समझ आ गई थी कि मेरी अध्यक्षता के अंदर स्वराज पार्टी को पॉपुलरिटी नहीं गेन कर पा रही है जो शायद सी आर दास की अध्यक्षता में कर पा रही है। तो मोतीलाल नेहरू ने ये कहते हुए अपने आप को अलग कर लिया स्वराज दल से, और जाके किसमें मिल गए? सीधे कांग्रेस में, ठीक है। तो स्वराज दल की यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और इसके अंदर जो कुछ फैक्ट हैं वो फैक्ट्स आप लोग नोट कर लीजिए। डेट वगैरह लिख ली है ना इसकी? डेट इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी में मैच करने को आती है इसका, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैच करने को डेट एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी, असहयोग आंदोलन के विरोध में भी ये लोग इस पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिए। सर 5 मिनट रेस्ट कर दीजिए। सी आर दास की मृत्यु हाँ 1925 में देखा, 1925 में, ये वाला भी एक फैक्ट है। 1925 में सी आर दास की मृत्यु हुई थी, और पॉपुलरिटी यहीं से खत्म। 1928 में विलय हो गया था कांग्रेस में। ये 3-4 फैक्ट हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये सब पढ़ लेना जाके, नोट दे दूंगा बाद में, तो पढ़ लेना जाके। इसके बाद में लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड इरविन नहीं आएंगे। हाँ, लॉर्ड रीडिंग हो जाए। लॉर्ड रीडिंग 21 से लेकर 26 तक जो इनका कार्यकाल है, इस 21 से 26 के कार्यकाल में देखो सब नहीं पढ़ना है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है। स्वराज पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट थी जो आप लोगों ने पढ़ ली इसके अंदर, ठीक है। अब बेसिकली असहयोग आंदोलन वगैरह जो भी सब हो गया, मोंगला विद्रोह वगैरह जो इसके अंदर आया, इसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी विद्रोह हुए हैं उसका एक पूरा क्लास अलग होगा, ठीक है, जिसमें इंडियन विद्रोह जितने हैं वो अलग पढ़ाऊंगा मैं, और विदेशों में जो भारतीयों ने विद्रोह किए वो अलग पढ़ाऊंगा। तो एक क्लास के अंदर ये सब खत्म कर लेंगे हम लोग बाद में कभी, ठीक है। अब बचा इसके अंदर जो यहाँ पर 1910 का प्रेस अधिनियम और 1919 के रॉयलेट अधिनियम को निरस्त किया गया था, जो मैंने बता दिया आपको, निरस्त कर दिया गया था बाद में, रॉयलेट एक्ट वगैरह को, ये सब हो गया। सीपीआई की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा इस समय सीपीआई की स्थापना। सीपीआई क्या है? पश्चिम बंगाल की पार्टी है सर। कौन सी? सीपीआई।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, ठीक है। कम्युनिस्टों की पार्टी है, इसकी स्थापना भारत के अंदर हुई थी कब? 1921 में एमएन रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? एमएन रॉय। 1925 आप लोग लिखा देखोगे कहीं कहीं, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि भारत के अंदर उसका हेडक्वार्टर 1925 में बना था, लेकिन इसकी स्थापना जो हो चुकी थी वो ताशकंद में हुई थी। कहां पे? ताशकंद में हुई थी, वो 1921 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंसेस है, लेकिन है इंपॉर्टेंट कौन? एमएन रॉय ही है इंपॉर्टेंट, ठीक। अब कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर जब आई तो एक आइडियोलॉजी भारत को नहीं मिल गई। अभी तक कौन सी आइडियोलॉजी थी? एक समाजवादी आइडियोलॉजी चल रही है, ठीक है। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि गरम दल की आइडियोलॉजी चल रही है, उदारवादी आइडियोलॉजी चल रही है, लेकिन एक आइडियोलॉजी भारत में नई ऐड हो गई जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। अब ये कम्युनिस्ट भारत के अंदर आपको अगर आज के समय में पता हो, बैन पार्टी है, बैन कर दिया गया है इसको, ठीक है। बैन क्यों कर दिया गया था? इनके रवैये के ऊपर, क्योंकि ये लोग जो रवैया अपनाते हैं वो हिंसात्मक रवैया होता है। ये कभी भी प्रो गवर्नमेंट नहीं होते, कभी भी ये कभी प्रो गवर्नमेंट नहीं होंगे। ये खुद भी सत्ता में अगर आते हैं तो खुद भी सत्ता में आने के बाद में ये सत्ता की तरीके काम नहीं करते हैं। ये कहते हैं हम मजदूरी संगठनों के लिए बनाए गए, हम मजदूरों के लिए कार्य करेंगे, ठीक है। तो कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी क्लियर है। कार्ल मार्क्स आप लोग ने पढ़ रखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, कार्ल मार्क्स, लेनिन, इन सब के बारे में। तो कार्ल मार्क्स, लेनिन, वो आइडियोलॉजी उसको उठा के भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। जो आज के समय में भी सीपीआई 1 और सीपीआई 2 के फॉर्म में चलती है। भारत में 2 पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक पार्टी बैंड है और एक पार्टी अभी भी इलेक्शन लड़ रही है, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे काकोरी ट्रेन वाला जो इंसिडेंट हुआ था, ये काकोरी ट्रेन वाला इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है क्योंकि इसकी वजह से आगे चलकर भारत के बहुत सारे लोग जो नए नए क्रांतिकारी वर्ग शुरू हुए, जिनको उस समय में अंग्रेज लोग क्या बोलते थे? उस समय का नक्सलवादी या आतंकवादी बोला करते थे। ऐसे नाम काकोरी कांड से जुड़ गए। और वो काकोरी कांड भी किसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग? जब हम लोग विद्रोह पढ़ रहे होंगे, वो इंटरनल रिबेलियंस को जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तब हम इसको वहां पर पढ़ेंगे। आरएसएस की स्थापना हो गई थी 1925 के अंदर, ठीक है। आरएसएस की स्थापना बेसिकली मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का ही रिजल्ट है, ठीक है। क्योंकि आपने 1906 में जो देखा, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, उसने मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए कार्य करना शुरू किया था। हिंदू महासभा ने हिंदू वर्ग के लोगों के लिए कार्य करना शुरू किया था। आरएसएस का जो फॉर्मेशन बेसिकली हुआ था वो इस वजह से हुआ था कि आरएसएस के 2 वर्ग बटे थे, जिसके अंदर एक हिंदू वर्ग का फॉर्मेशन हुआ और एक मुस्लिम वर्ग का फॉर्मेशन हुआ। ये दोनों लोग मिलके एक संस्था के थ्रू क्या चलाना चाहते थे कि अपने अपने समुदाय के लिए कार्य करना चाहते थे, ठीक है। तो बेसिकली आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन इस वजह से हुआ क्योंकि इन लोगों को लगा हिंदू महासभा वो कार्य नहीं कर पा रही है जो कार्य हिंदू के लिए बेसिकली होना चाहिए, तो आरएसएस की स्थापना हुई। क्योंकि ये लगा करता था इस समय में, चीजें जो भी है ब्रिटिशर्स जिस तरीके से भी भारतीयों को मैनिपुलेट करते थे, मुस्लिम लीग को इस हद तक ले जाया जा चुका था कि मुस्लिम लीग भारत के अंदर दंगे कराया करती थी। ये हालत हो चुकी थी। और दंगे बेसिकली कहाँ होते थे? ऐसे इलाकों में हुआ करते थे जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा हुआ करती थी। तो ये अत्याचार दिख रहा है। अब इस अत्याचार को रोकने के लिए हिंदू महासभा उतनी प्रभावी नहीं, तो किस ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया? आरएसएस को लाया, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पीछे की एक कहानी है, क्यों बना, कारण क्या था और बनने के बाद उसने किस तरीके से कार्य किया, सब एक अलग विषय। तो इन सब की बात जो भी है बेसिकली लॉर्ड रीडिंग के समय में थी, हम लोग इसकी बात करेंगे आगे। यहाँ पे स्वामी श्रद्धानंद की हत्या दिख रही है आपको। ये किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता हैं इस समय। भारत के अंदर जो किसान महासभा बनी थी उसको बनाने वाले हैं स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद की इस समय हत्या कर दी गई थी और इस हत्या ने भारत के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में काफी आरोप लगाते हुए कई सारी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी। आप इसके बाद देखोगे जो भी आंदोलन हुए भारत के अंदर खास करके, उसके अंदर स्वामी श्रद्धानंद के फोटो को लेकर लोग जला करते थे क्योंकि उनको मानते इतना थे लोग यहाँ पर। और एक सबसे बड़ी बात, धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने किसानों के वर्ग के लिए हमेशा कार्य करना चाहा, लेकिन उनकी हत्या करने के बाद में यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक है। तो स्वामी श्रद्धानंद की हत्या भी इसके अंदर आती है। तो ये लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल जो है बेसिकली वो यहाँ तक है। आप लोग इसको यहीं तक देखिएगा बेसिकली। चलो इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गैप चाहिए। मेरे पास एक
5 मिनट का ब्रेक खाने वाने किया सब वीडियो पॉज कर सर वीडियो पॉज कर